तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आज के इस लाइव सेशंस में। और आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने कार्य निष्पादन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज के सेशंस में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सवालों पे जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में काफ़ी उनकी संभावनाएं रहेंगी। तो आज के जो प्रोग्राम है इसमें मैंने कुछ साथियों को आमंत्रित किया है एज ए पैनलिस्ट, जहां पर उनके माध्यम से हम जान पाएंगे कि ऐसे कौन से सवाल है जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है और उन सवालों पे चर्चा करेंगे। तो आज के सेशंस में स्वागत करना चाहूंगा सबसे पहले विश्वजीत दास जी, जो अगरतला से जुड़ रहे हैं। विश्वजीत दास जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। नमस्कार विश्वजीत जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। नमस्कार। और दूसरे साथी आज के जो हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे वो हैं जय नकोटी जी, देहरादून से। तो मेरी आवाज पहुंच रही है जय नकोटी साहब के पास? तो बिल्कुल स्वागत है जय नकोटी साहब, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और आज के सेशन में मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुंबई से जुड़ने वाले हैं मिस उषा साहू जी, बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उषा साहू जी, आपने कैमरा ऑन कर लेंगे। बहुत बहुत नमस्कार उषा जी, स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तो साथियों, आज का जो ये सेशन है बहुत ही अनोखा होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे। और साथियों से मैंने निवेदन किया था कि टॉप मोस्ट 10-10 सवाल जो उनको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट लगता है, वो सवाल जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं विश्वजीत दास जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके हिसाब से आने वाले प्रमोशन एग्जाम जो अभी दिसंबर में हो रहे हैं, तो दिसंबर में नेशनलाइज बैंकों के और ग्रामीण बैंक के भी एग्जाम हो रहे हैं, तो वो टॉप मोस्ट 10 सवालों में से 3 सवाल कौन से होंगे विश्वजीत दास जी, और जो आने ही आने हैं जिनकी प्रबल संभावना है प्रमोशन एग्जाम में उन सवालों पे आने की, तो ऐसे कौन से सवाल हैं आपके हिसाब से? विश्वजीत जी, स्वागत है। हाँ सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। तो मेरे हिसाब से लास्ट मैंने जो जो एग्जाम दिया था उसके हिसाब से जो मुझे लगा कौन सी सवाल आ सकता है, तो उसी के हिसाब से मैंने 10 सवाल आपने जो बोला मैंने कलेक्ट किया था और मैंने नोट डाउन किया था, वो अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है, a farm has a sanction limit 6 lakh and it has stock 5 lakh with 25% margin and book debt of that farm is 2 lakh with 40% margin. Calculate the drawing power. ओके, This is the question. आपका सवाल है कि एक ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का सवाल है। हाँ, और yes, वाकई ये जो ड्राइंग पावर का सवाल है सभी एग्जाम में अपना स्थान सुनिश्चित किया हुआ है, ड्राइंग पावर का सवाल। तो आपका सवाल है कि एक फर्म का सैंक्शन लिमिट जो है 6 लाख है 6 लाख और उसमें स्टॉक है 5 लाख, स्टॉक 5 लाख है मार्जिन और बुक डेट्स है 25%, बुक डेप्थ है 2 लाख, 2 लाख बुक डेट्स है। तो उसका मार्जिन परसेंटेज कितना है? स्टॉक का मार्जिन है 25% और बुक डेप्थ का जो 25%। मार्जिन तो उसका है ड्राइंग 40%। पावर कैलकुलेट करिए। तो अगर कोई साथी Yes, इस सवाल का जवाब जानते हैं तो चैट बॉक्स पे आप जो है टाइप करके उस सवाल का जवाब लिख सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो विश्वजीत दास जी हैं इसको जरा डिस्क्राइब करके भी बताएंगे, क्योंकि आज का सेशन जरा अनोखा है। आज हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं और जो हमारे होनहार साथी हैं वही सवाल लेके आए हैं और वही उसका जवाब लेके आए हैं। तो आज का ये सेशन बड़ा अनोखा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो विश्वजीत दास जी, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर भी क्रमबद्ध तरीके से इसका उत्तर भी बता दीजिए, सवाल महत्वपूर्ण है। हाँ सर, हाँ सर, जरूर। डीपी कैलकुलेशन करने के लिए वैसे तो स्टॉक का परसेंटेज जो मार्जिन दिया होता है उसके साथ एक फॉर्मूला है। तो मैं उस फॉर्मूला का जो एक शॉर्ट ट्रिक है जो
जिसके वजह से वो इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है, वो है ड्राइंग पावर इक्वल टू, आपको स्टॉक लेना है, स्टॉक के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है जो मार्जिन दिया है उसको घटा के, जैसे कि स्टॉक में 25% मार्जिन दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ लिखना है 5 × 0.75। मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ अभी। उसके उसके बाद प्लस करना है जो बुक डेप्थ दिया हुआ है 2 लाख, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो बुक डेप्थ का जो मार्जिन है उसको माइनस करके जो रखा है, जैसे कि 40% बुक डेप्थ में है, तो अभी आप मल्टीप्लाई करना है 0.60। जब तो फॉर्मूला क्या होगा, 5 × 0.75 प्लस 2 × 0.60। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो आता है 3.75 प्लस 1.2, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है 4.95। जो ये जो ड्राइंग पावर होता है 4.95 होगा उसका आंसर। अच्छा, थोड़ा आपने तरीका जो है बड़ा कठिन बता दिया। फॉर्मूला बता दीजिए, ड्राइंग पावर का हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ड्राइंग पावर का फॉर्मूला होता है स्टॉक इनटू मार्जिन, स्टॉक का जो मार्जिन प्लस बुक डेप्थ के साथ जो बुक डेप्थ का जो मार्जिन है वो उसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को तो जोड़ देना है, बुक तो डेट उसके का बाद मार्जिन कितना रखे आ थे? जाए बुक डेट का मार्जिन कितना दिए थे? 40%। 40%। तो सभी साथियों को मैं जरा अपने शब्दों में क्लियर कर देता हूँ। हालांकि आपने जो सवाल रखा है बड़ा कठिन कर दिया है, और ये क्लरिकल टू ऑफिसर में ये इतना कठिन नहीं आता है। हाँ, ये सवाल जरूर है। ये सवाल जो है स्केल 2 to 3, 3 to 4 में ये सवाल आता है, जिसमें किसी फर्म का सैंक्शन लिमिट दिया रहता है, उसका और उसका स्टॉक दिया रहता है, मार्जिन दिया रहता है, और बुक डेट्स की मार्जिन। क्योंकि बुक डेट्स जो होता है, अगर जो पैसा हमने दिया हुआ है किसी फर्म को, उसमें स्टॉक खरीदता है और वो जो स्टॉक को उधारी में बेचता है, तो उसको बोलते हैं बुक डेट्स। ठीक है, हमने लोन दिया 10 लाख की सीसी लिमिट दी है, और उस सीसी लिमिट से कोई स्टॉक खरीदता है और उस स्टॉक को अगर उधारी में देता है तो उसको बोलते हैं बुक डेट्स। तो बुक डेट्स के अगेंस्ट जो लिमिट होती है उसमें मार्जिन है 40%, और जो स्टॉक पर मार्जिन है 25%। तो जो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन के लिए इन्होंने कहा है, ड्राइंग पावर का मतलब होता है स्टॉक माइनस मार्जिन। तो स्टॉक जितना है उसमें मार्जिन घटा दीजिए तो ड्राइंग पावर आता है। तो स्टॉक यहाँ पर है 5 लाख और इसका जो मार्जिन है 25%, तो वो माइनस कर दीजिए। प्लस जो बुक डेट है 2 लाख, उसका मार्जिन कर लीजिए, तो वो माइनस करने के बाद दोनों टोटल करेंगे तो ये आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला, इसको जो इन्होंने क्वेश्चन बताया, इसको छोटे से वीडियो के माध्यम से कल सुबह मैं बना के दे दूंगा, तो आप लोग जान लेंगे। तो पहला सवाल विश्वजीत की ओर से था। अब मैं जाऊंगा जय नकोटी साहब से। जय नकोटी साहब, कैसे हैं आप? शानदार हैं, आपको देख के शानदार लग जाता है ना, हौसला अफजाई हो जाता है। आपने अपने पुराने एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट निकाला था, टॉप किया था। तो आपको क्या लगता है कौन सा महत्वपूर्ण सवाल है जो आने वाले दिसंबर माह में आएगा? थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मैं सबसे पहले आप 2 मिनट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे। मेरा नाम जयेंद्र सिंह नकोटी है, मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से हूँ, और मैंने अभी क्लर्क से स्केल 1 में प्रमोट हुआ हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा विजय सर को। एक्चुअली क्या है कि मैं तो कब बीच में ऐसे ही मेरे जब हमारा नोटिफिकेशन आया था, मई में हमारा नोटिफिकेशन आया था, तो मैं ऐसे यूट्यूब में चैनल सर्च कर रहा था कि प्रमोशन के लिए सबसे बेस्ट। तो मेरे को बैंकिंग ज्ञान केंद्र जो सरकार हुआ है यूट्यूब चैनल है, उसमें देखा, तो मैंने उसमें देखा, मैंने उनके सारे वीडियोस वगैरह देखे, तो मेरे को काफी अच्छे लगे वो। तो मैंने वो सारे पढ़े, फिर मैंने उसका सर के क्लासेस ज्वाइन की, और मैंने सिर्फ हम लोगों को 2.5 महीने का टाइम मिला था, जून जुलाई, और 14 अगस्त को हमारा एग्जाम था। तो सिर्फ 2.5 महीने का टाइम था, इन 2.5 महीनों का हमने पूरी तैयारी की थी, और उसके लिए पूरा पूरा श्रेय विजय सर को जाता है। थैंक यू विजय सर। अब बहुत बहुत सर जो धन्यवाद आपने जय नकोटी साहब। आपको क्या लगता है कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आने वाले दिसंबर महीने में हमारे साथी उनका सामना करने वाले? सर मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कई बार रिपीट हुआ है, वो है ऐसे एजेंसियां जो एनपीए को खरीदती हैं, उनको क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, ये अच्छा सवाल है। ऐसी एजेंसी का नाम क्या है जो बैंकों से जो उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनकी खरीदी बिक्री करते हैं? मतलब किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो उसको वो खरीदते हैं, वो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? ये सवाल है आपका, है ना? तो जी सर। हमारे साथी जो हैं यहाँ जवाब दे रहे हैं, उसका नाम है एआरसी, है ना? तो आप उसका आंसर एसेट्स बता दीजिए। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एआरसी ऐसी कंपनियां हैं जो बैंकों से जो है
वो एनपीए खरीदती हैं, और एआरसी जो होते हैं वो उनका जो एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए, और उनके कैपिटल का जो है वो उनका CRAR 15% के बराबर होना चाहिए। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 15% के से 15% के बराबर होना चाहिए, तभी वो खरीद पाएगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, 2 महत्वपूर्ण सवाल हमारे 2 महत्वपूर्ण साथियों के द्वारा बताया गया। अब मैं उषा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके हिसाब से वो कौन सा महत्वपूर्ण सवाल है जो इंट्रोडक्शन के तौर पे आप अपना एक पहला सवाल दीजिए, फिर हम लोग सिलसिलेवार आज के सेशन में सवालों की चर्चा करेंगे। स्वागत है उषा जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे जो भी सवाल है वो सभी से साझा करने के लिए। और सर कुछ आपके लिए कि आप जो काम कर रहे हैं सर, सबको इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया एंड वेरी वेरी थैंक यू सर। मेरे ख्याल से सभी लोग मेरे इस कथन से पूरी तरह से बिल्कुल रेसिप्रोकेट करते होंगे कि उनको भी आपसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और एग्जाम की तैयारी में भी बहुत मदद मिलती है। मेरी कहानी बिल्कुल जय नाकोटी जी से मिलती हुई है। ऐसे ही सर्च करते हुए मैं एक तरह से आपको एक्सप्लोर किया मैंने, और उसके बाद मुझे बहुत मदद मिली। currently I'm working in Bank of Baroda Treasury as a manager, as a dealer in the specialized treasury। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो मैं सवाल आपसे साझा करने वाली हूँ, ये सवाल वही है जो हमारे प्रमोशन एग्जाम में आए हैं और कई मर्तबा रिपीट होते रहे हैं। तो पहला सवाल जो मुझे लगता है कि as a person working in the banking industry, we all must be aware of the recent developments in the banking sector। जैसे हमारे एग्जाम में भी हुआ था, पॉजिटिव पे सिस्टम जो हम जानते हैं, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, वो उस समय लागू भी नहीं हुआ था, पर ये सवाल हमारे परीक्षा में जो है पूछा गया था। तो सवाल ये है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो है हम सभी जानते हैं CTS से रिलेटेड है, ठीक है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द अमाउंट अबव विच पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इज कंपल्सरी। तो सवाल सभी साथियों ने सुन लिया कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में वो कौन सा थ्रेशोल्ड लिमिट है जहां से पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चालू होगा, और साथ ही साथ ये कब से इफेक्टिव है, ये भी साथी जो है कमेंट कर रहे हैं। तो कई साथियों का जवाब आ रहा है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 50,000। दुष्यंत जी 5 लाख लिखते हैं, सतीश कुमार जी 50,000 लिखते हैं, और सुशील जी 50,000 लिखते हैं, और ज्यादातर लोगों का 50,000 आ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये एक नया आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा की उषा जी की पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। इससे तो सवाल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इससे सवाल तो आने ही आने हैं आने वाले प्रमोशन एग्जाम में, और इसको अच्छे से तैयार करके जाने की जरूरत है इसमें कि इफेक्टिव कब है, कब से लागू हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह भी करूंगा आप लोगों से कि आप अपने जो बैंक के इंटरनल सर्कुलर है, क्योंकि बैंक वाइज जो आपको जो जारी हुआ है हेड ऑफिस से, उसको भी देख लीजिएगा। तो अब मैं चाहूंगा उषा मैडम इसका जवाब दे दें, इस सवाल का जवाब। बिल्कुल सर, बहुत मिश्रित प्रतिक्रिया आई है, कोई एकदम सटीक जवाब ऐसा नहीं कह सकते, काफी मिला जुला सा है। तो आपको एक बार आरबीआई की साइट में जाके ये पढ़ना होगा कि सभी बैंकों को जो है आरबीआई ने ये किया है कि 50,000 या उससे ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी है 5 लाख एंड अबव। मैंडेटरी आपको 5 लाख एंड अबव करना ही है, लेकिन बैंक अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है 50,000 के ऊपर भी इसको कर सकता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अक्सर इसमें लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार जरूर आप आरबीआई के साइट में जाके ये जरूर देखिएगा इसके बारे में। बहुत छोटा सा बढ़िया, सर्कुलर है। ये बहुत अच्छा सवाल लिया है उषा जी आपने। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर सीधे सवाल आया कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म का, तो सीधा सवाल आया तो 50,000 एंड अबव आएगा। लेकिन मैंडेटरी जहां वर्ड यूज हो गया मैंडेटरी, तो मैंडेटरी में वहां पर 5 लाख, क्योंकि बैंकों ने अभी गाइडलाइन जारी कर दी, 5 लाख से ऊपर है तो मैंडेटरी हो जाएगा। और ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या है, जो चेक्स में फ्रॉड होते हैं पेमेंट में, उसको रोकने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कि कोई भी हितग्राही या कस्टमर चेक जारी करने से पहले, चेक भुगतान होने से पहले बैंक को
बैंक जो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से या शाखा में आवेदन के माध्यम से उसकी जानकारी देगा कि मैंने ये चेक फला पार्टी को जो है भुगतान के लिए जारी किया है, और उसके आगे पीछे जो स्कैन कॉपी जो है देंगे, इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी दे देंगे, तो उसका भुगतान होगा, अदरवाइज भुगतान जो है रोक दिया जाएगा। ये हालांकि जो कस्टमर के हित के लिए है और बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन मिलता है बैंकों को उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पहले क्या होता था, चेक में अगर हमारे द्वारा कोई गलती होती तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और अगर उसमें कुछ टेम्परिंग हो गया तो हम लोग इतनी स्पीड से काम करते हैं कि अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गया तो बैंक को भरना पड़ता है। तो इसी वजह से ये पॉलिसी लाया गया। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल किया है उषा जी ने, और सभी साथी जो इसको नोट किए हैं, अगर इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो उसका बहुत अच्छे से जवाब वो दे पाएंगे। तो ये कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। उषा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो बड़े ऑफिस में काम करते थे, जब स्केल 1 में थे आपको समय कम मिलता था घर आते तक, तो इतने कम समय में आप कैसे तैयारी करते किए और सफलता को है इतने अच्छे नंबरों से आपने हासिल किया कम समय में? क्या स्ट्रेटजी रही? ज्यादातर हिस्सा किसमें आपने जो है उसको किया? 3 तरह के, जैसे मॉक टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो और बुक रीडिंग, ये 4 अगर ऑप्शन दिया जाए सवाल के रूप में, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने प्रमोशन एग्जाम में सफलता हासिल की, उसमें ज्यादातर समय आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? वीडियो लेक्चर में, बुक्स में, कि मॉक टेस्ट में, कि आपने पीडीएफ नोट्स में? सर सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ता था, क्योंकि एज अ डीलर जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा टाइमिंग बाकियों से अलग होता है। जैसे 10 बाकियों के लिए समय है तो हमको वहाँ पे 9, 9:15 पहुंचना होता है, और वापस निकलने का भी कोई समय नहीं होता है कि 6:30, कभी 7 बज रहे हैं, कभी 7:30। तो मैंने सुबह का समय, जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ऑफिस ना घर ना कोई, तो मैंने सुबह का समय चुना। हर दिन मैं 4 बजे उठती थी, और 4 से 6, 6:30 तक का समय बिल्कुल पढ़ाई के लिए मैंने फिक्स किया हुआ था। सबसे ज्यादा समय मैंने आपकी वीडियोस पे दिया था सर, और खासकर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे, जिसके लिए जैसे आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर जो छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे सर, वो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। दूसरा मैंने पीडीएफ के ऊपर किया। तीसरा मैंने मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान दिया, और चौथा सर रिवीजन पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। एक बार होने के बाद में टॉपिक्स को चलते फिरते, ट्रेन में, बस में, जैसे भी हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते करते सर, ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। बहुत बढ़िया। तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वीडियो गैलरीज पे रहा, वीडियो लेक्चर्स पे, क्योंकि वीडियो लेक्चर शायद सुन लेंगे तो पूरी चीज समझ में आ जाती है, और दूसरा बिल्कुल। मॉक टेस्ट पे, फिर आपका जो नोट्स पे, और फिर पीडीएफ उसके बाद पीडीएफ जो रिवीजन। हमको, हाँ जी सर, जो हमारा बैंक का जो पीडीएफ मिलता है वो, और आपके जो पीडीएफ थे वो। और वीडियो लेक्चर से फायदा ये होता है सर कि रिकॉल करना बहुत इजी होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है एग्जाम में वो क्वेश्चन देके आप ही बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा, आपने जो समय चुना है ना, वो भी बेहतरीन चुना था आपने, है ना? समय आपने जो मॉर्निंग 4 से लेके 6:30 ब्रह्म मुहूर्त, जो भी देखेंगे वो अमिट हो जाता है, जो भी पढ़ेंगे वो छप जाता है, जो भी सुनेंगे वो याद हो जाता है, वो भी समय, वो भी मतलब आप के लिए बहुत अच्छा रहा, लाभदायी रहा। तो अब बिल्कुल सर। बढ़ते हैं हमारे धन्यवाद उषा जी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल जो है स्क्रीन पर लाएंगे। वैसे स्क्रीन पर छपा हुआ नहीं आएगा, लेकिन ये जो 30 सवाल यहाँ पर डिस्कस होंगे उसको पीडीएफ के माध्यम से मैं अपलोड कर दूंगा इन साथियों से मंगा के। लेकिन विश्वजीत दास जी अगरतला से जुड़े हुए हैं, और ग्रामीण बैंक से हैं, काफी होनहार हैं, 1 साल से हैं, बहुत सारे सीआईबी जेआईबी दोनों ही पास आउट हैं, वन स्ट्रोक में पास किया। देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, और ऐसे ही होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। थैंक यू सर। परिणाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कुदरत कितनी भी परीक्षा ले, क्या फर्क पड़ता है, अगर साथ निभाने वाला साथी दमदार हो, विश्वजीत की तरह, है ना? तो विश्वजीत जी अगला सवाल क्या लेकर आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है? सर मेरा एक लेटेस्ट एक सवाल है, जो चेंजेस है। एक एनएसडीएल ई गवर्नेंस ने एक पोर्टल डेवलप किया एजुकेशन लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? अच्छा, सवाल को रिपीट कर दीजिए एक बार साथियों के लिए। एनएसडीएल ई गवर्नेंस एक पोर्टल डेवलप किया एजुकेशन लोन जो होता है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, बहुत बढ़िया। जो तो स्टूडेंट साथियों के होता लिए है। सवाल है तो इम्पोर्टेंट कि एनएसडीएल ने एक एजुकेशन लोन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया ई गवर्नेंस के लिए, उस उस पोर्टल पोर्टल का का नाम नाम क्या क्या है? है?
और अभी हमारे साथियों के जवाब आ रहे हैं। विद्या लक्ष्मी पोर्टल, यहाँ पर अभी कई साथी जो हैं वो सीपैक के माध्यम से, क्रेडिट प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको एक्सेप्ट कर रहे होंगे और उसमें प्रोसेस कर रहे होंगे। इसलिए जो साथी क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं फटाफट, नवीन जी बहुत बढ़िया, ज्योति जी, विद्या लक्ष्मी, हरिमोहन जी बहुत बढ़िया। तो इसका जवाब भी दे दीजिए। इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास है तो थोड़ा सा 30 सेकंड में बता दीजिए विश्वजीत जी। सर इतना ये जो पोर्टल है वो तो एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए होता है। वो आईबीए का रिकमेंडेशन के साथ एनएसडीएल ने इस पोर्टल को डेवलप किया, जिसमें स्टूडेंट घर बैठे जो एलिजिबल होता है वो अप्लाई कर सकता है, और बैंक उसी हिसाब से जो एलिजिबल होगा उसको लोन सैंक्शन कर सकता है। तो ये बहुत बढ़िया। भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व और उसके विस्तार को बढ़ाने के लिए जो होनहार जो स्टूडेंट हैं भारत में कोने कोने में रहते हैं उनके लिए एक सुविधा विस्तारित की, जिसको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से वो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करके देश के आर्थिक जो योगदान में अपना जो पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल दिया गया है, चीज़ों को आसान किया गया है, डिजिटल इंडिया की ओर है। तो ये वाकई इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पोर्टल के बारे में एक दो एग्जाम में एक सवाल आ भी चुका है। अब हम चलते हैं सीधे अभी विश्वजीत दास जी एक सवाल और रिपीट कर दीजिए, 3 सवाल हो जाएंगे। एक सवाल और बता दीजिए जिस जो आप लेके आए हैं आज इम्पोर्टेंट हमारे साथियों के लिए। हाँ सर। सर ये तो एक नया एक जो स्ट्रीट वेंडर का एक क्वेश्चन है, जो स्ट्रीट वेंडर जो 2.0 है उसके रिलेटेड एक सवाल है, जो उसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट होता है, मैक्सिमम जो लिमिट कितना है और जो रीपेमेंट पीरियड कितना है। ओके, सवाल बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है और इसके पूछे जाने की संभावना भी बहुत है। ये मेरे आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये सवाल भी है, आने वाले सेशंस में आएगा ये सवाल। देखिए इन्होंने पूछा कि स्ट्रीट वेंडर जो 2.0 है, नया स्कीम है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया पूछा गया है, तो और उसका रीपेमेंट पीरियड पूछा गया। लेकिन हमारे तमाम साथी जो है आंसर दे रहे हैं 10,000 1 ईयर और ज्योति जी 20,000 दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम और उसका रीपेमेंट पीरियड के बारे में सवाल हमसे हमारे साथी ने साझा किया। और उज्ज्वला मैडम 20,000, 15,000 मिनिमम, मैक्सिमम 20,000 ऐसा दे रहे हैं। अब जवाब बता दीजिए विश्वजीत जी। जो मैक्सिमम होता है 20,000 और मिनिमम 15,000, और जो रीपेमेंट पीरियड होगा उसका 18 मंथ होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सवाल तो वाकई इंपॉर्टेंट है और ये साल भर ये सवाल रिपीट होने वाला है। रीजन ही क्या है, तो आप पिछले साल देख लीजिएगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000 वाला सवाल रिपीट हुआ। तो हमारे जो साथी हैं वो सब 10,000 में जो अगर अपडेटेड नहीं होंगे तो 10,000 में टिक लगा के आ जाएंगे। लेकिन जहाँ सेकेंड डोज की बात आती है, जहाँ पर 2.0 की बात आती है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री हमेशा अपग्रेड होता रहता है, जिस तरह आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपलोड होते रहते हैं ना, वैसी बैंकिंग इंडस्ट्री भी है। तो हमारा सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो सेकंड में मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 20,000 और रीपेमेंट पीरियड 18 मंथ्स होगा। अब चलते हैं हमारे साथी जय नकोटी साहब, देहरादून चलते हैं। देहरादून आ जाएं नकोटी साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो बहुत मोस्ट वेलकम सर। है ना। तो हम देहरादून पहुंच गए। अब आपको क्या लगता है ऐसे कौन से 2 सवाल हैं जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगते हैं? एक्चुअली सर मैं वही क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने जितने आपके वीडियोस देखे पिछले 6-7 महीने में, मैं आपके वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, और जो एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, जो एग्जाम हुए हैं, तो उनमें वो सारे क्वेश्चन जो आपने बताए हैं, जो आपके एमसीक्यूज हैं, उसमें वो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसी उसमें मैं सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई चेक है बैंक में प्रेजेंट होता है और उसमें अल्टरनेशन पाया जाता है, तो उस केस में पेइंग बैंक को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो किस एक्ट के अंतर्गत मिलता है? अच्छा, सवाल ये है अगर अल्ट्रेशन जो है ऐसा हम पकड़ नहीं पाते हैं, ये है ना, अगर उसमें मटेरियल अल्ट्रेशन है यस सर। और वो नग्न आंखों से नहीं देखा जा पाता है, तो उसमें जो प्रोटेक्शन मिलता है वो कौन से एक्ट के तहत है, ये सवाल है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि मटेरियल अल्ट्रेशन की जहाँ बात आती है, तो मटेरियल अल्ट्रेशन का अर्थ ये है कि चेक में अगर कोई ऑर्डर्ड चेक है उसको अगर बियरर कर दिया जाए,
अगर अमाउंट को काट के सही कर दिया जाए, कुछ चेंज कर दिया जाए, नाम सुधार दिया जाए, डेट सुधार दिया जाए, और ऐसे सुधारा गया कि अगर आपको नग्न आंखों से आप उसको ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाओ, सिग्नेचर जो है वो ऐसे जो है आप सुधारा गया और उसको पकड़ नहीं पाए हैं, तो प्रोटेक्शन कहाँ पर है? क्योंकि सिग्नेचर अगर फ्रॉड हुआ है तो उसमें तो प्रोटेक्शन नहीं है, फर्जी सिग्नेचर हुआ है तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन में आता भी नहीं है। मटेरियल अल्ट्रेशन में जो आता है, और अगर उसको पकड़ नहीं पाए तो कौन से सेक्शन में, एनआई एक्ट के कौन से सेक्शन में इसका प्रोटेक्शन बैंकर को है? हमारे साथियों का जवाब आ रहा है 89 अंडर सेक्शन 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ऐश्वर्या जी, अंजलि जी, तो इसका जवाब बता दीजिए सर। सेक्शन 89 ऑफ एक्ट। जी हाँ, तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार सवाल पूछा जाता है प्रोटेक्शन में। एक तो कलेक्टिंग बैंकर का एक प्रोटेक्शन होता है, एक मटेरियल अल्ट्रेशन का प्रोटेक्शन होता है, और एक पेइंग बैंकर का जो प्रोटेक्शन होता है। ये किस आधार पर, ये 3 प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एनआई एक्ट के सेक्शन है, आपको बस याद कर लेने हैं, तो इससे आपका काम हो जाएगा। अगला एक सवाल और नकोटी साहब आपसे साझा करने के लिए निवेदन करते हैं कि एक सवाल और साझा कर दीजिए। ठीक है सर। यदि सर नॉर्मल केस में आरटीआई के अंतर्गत जो सूचना मांगी जाती है, तो सूचना देने में टाइम कितना होता है? अच्छा, जो सूचना के अधिकार के तहत भारत के जो नागरिक हैं उनको एक विशेषाधिकार है कि किसी भी सरकारी अधिकारी से वो बिना कारण बताए जानकारी मांग सकते हैं। तो वो जानकारी अगर मांगी गई तो वो कितने दिनों में उनको जानकारी जो पीआईओ के द्वारा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको लोक सूचना अधिकारी कहते हैं, उसके द्वारा दी जानी चाहिए। और हमारे साथियों का जवाब आ गया 30 डेज। रितेश जी 30 डेज, 30 डेज, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एंड इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी? हाँ, ये 2 केसेस हैं। साधारण तरीके से साधारण जानकारी मांगी गई, साधारण जानकारी, तो 30 डेज के अंदर उसका जवाब देना चाहिए। और अगर कोई जानकारी ऐसी हो जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ हो, तो उसकी जानकारी जो है विद इन 48 आवर्स जो है 48 आवर्स के अंदर उसको देना होता है। और अगर जानकारी समय पे नहीं दिए, अगर कोई विलम्ब किए, तो 250 रुपया, 250 रुपीज पर डे का पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी विल बी 25,000 है। और हमारे बैंकर साथी जुड़े हुए हैं, मैं कई दफा साथियों से बात करता हूं, तो आप लोग भी सहमत होंगे, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी जाती शाखा में वो जवाब भी दे देते हैं और उसको डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं। ये अधिकार उनको नहीं है। हर एरिया में आपके रीजनल ऑफिस में जो लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो आपको लोक सूचना अधिकारी जो है आपको जानकारी होनी चाहिए कौन है। अगर आपको कोई सूचना के अधिकार के तहत कोई पत्रकार या कोई भी जो है आपको जानकारी मांगी जाती है, तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसके लिए अधिकृत नहीं हैं। आप उसके लिए अधिकृत हैं लोक सूचना अधिकारी, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो आरओ में होंगे, और उसमें वही ही जानकारी उसका देंगे, आपको उसको फॉरवर्ड करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय नकोटी साहब। अब चलते हैं मुंबई। वाह, मुंबई सुन के जरा मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कि फ्लाइट पकड़ने भी। तो मुंबई हमेशा जो है चर्चित रहता है, और आजकल तो टीवी उठा लो मुंबई, मुंबई का एयरपोर्ट, मुंबई के जो तमाम खबरें मुंबई की आती हैं। तो हम सीधे मुंबई चलते हैं। उषा मैडम, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मजा आ जाता है, ऐसे लग रहा है मुंबई में है। तो कोई सवाल आप जो अभी ये कहना चाह रहे हैं, जी बताइए, मुंबई के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसा मौसम है वहाँ? सर ठीक है, बाकी जगह पे ठंड है लेकिन यहाँ ठंड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड है, मतलब थोड़ा सा गर्मी और नमी थोड़ा मिला हुआ ऐसा है। तो बहुत बाकी जगह से बिल्कुल अलग ही है सर मौसम। अच्छा, तो आप कौन से वो 2 महत्वपूर्ण सवाल साझा करना चाहते हैं हमारे साथियों को, जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट लगता है? जी सर, अभी जैसे जय नकोटी सर ने सेक्शन का जो सवाल पूछा एनआई एक्ट का था, वो जैसे है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये आप जरूर पढ़ें, सारे सेक्शंस इसके आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के भी सेक्शंस जो है आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि कोई ना कोई सवाल जरूर इससे हर एग्जाम में आता ही आता है। अभी ये सवाल जो मेरे एग्जाम में आया था वो मैं आपसे पूछती हूँ।
बेसिक तो आपको करना ही है, जैसे कि बैंकिंग का डेफिनेशन सेक्शन 5 में है, और जो भी बेसिक है वो तो आपको सेक्शंस याद होने ही चाहिए। पर थोड़ा सा कभी डिटेल में भी जाते हैं। जो सवाल हमको पूछा गया था वो था, बैंक नोट्स शुड नॉट बी स्टेपल्ड, दिस इज अ आरबीआई डायरेक्शन अंडर विच एक्ट? आरबीआई के कौन से एक्ट के तहत बैंक नोट्स को स्टेपल करना जो है उसकी मनाही है? ये कौन से सेक्शन में है? हाँ, क्लीन नोट पॉलिसी के आरबीआई की तहत। डायरेक्शन। हाँ, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बैंक के जो नोट्स हैं उनको स्टेपल नहीं करना होगा। तो ये इसका दिशा निर्देश आरबीआई जो है कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट के तहत जारी करता है, ये सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। तो हमारे साथी जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जो है वहां पर जवाब दे रहे हैं। कुछ साथी जवाब दे रहे हैं अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और जो है और साथी जो भी दे रहे हैं अंडर 35A आप नीतीश जी, नीतीश कुमार जी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर भी हमारे साथियों को बता दें। जी जी, पूरा पूरा आप लोग लिखेंगे सेक्शन, क्योंकि इसमें ना ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेगा। सेक्शन 35A आपको पता है, लेकिन कौन सा रेगुलेशन है यदि ये नहीं पता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे उसमें पूछेगा सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट। आ रहा है बात आपको समझ में? सेक्शन 35A करके वो ऐसा देगा, तो आपको इसमें क्योंकि आरबीआई डायरेक्शन है तो आपको ऐसा लगेगा आरबीआई एक्ट हो सकता है अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, बट ये है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बैंकिंग दृष्टिकोण से। और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि जो भी नोट्स होंगे उनको स्टेपल नहीं किए जाएंगे, और पहले जो नोट हैं ताकि उनका ड्यूरेशन जो है उनको यूज करने का उसका पर्याप्त तो अल्टीमेट यूज जो है उसको किया जा सके। अगला सवाल उषा जी, अगला कौन सा सवाल आप हमारे साथियों को साझा करना चाहते हैं? अगला सवाल सर जो मैं बोलना चाहूंगी जो टॉपिक से है, अभी अगर आप बॉन्ड पेपर भी लाएंगे और साइन करवाएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो मैं साइन करके दे दूंगी सर कि जरूर आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बॉन्ड पेपर रेडी है तो दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ पहले। मतलब उसके बाद टॉपिक बताती हूँ। कहने का तात्पर्य बहुत हुआ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड गारंटीड क्वेश्चन है, गारंटीड क्वेश्चन है। गारंटीड गारंटीड। और वो है जो बिल्कुल सुना सुनाया सा लगेगा आपको, सरफेजी एक्ट। सरफेजी एक्ट से आपको सवाल पूछे ही जाएंगे, एक दो कभी तीन भी पूछे गए हैं। एक ही एग्जाम में तीन तीन सवाल आते हैं सरफेजी एक्ट से, तो ये जरूर आप सब तैयारी करें। सबसे पहले तो सरफेजी एक्ट का फुल फॉर्म, ये तो घुमा फिरा के पूछेगा कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे। हमको क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि हमको बिल्कुल याद है वो चीज, पर जब वहां पे वो चार ऑप्शंस देते हैं और जब वर्ड्स की हेरा फेरी करते हैं ना जब इधर उधर, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रिपेयर्ड इंसान भी कभी मिस्टेक कर जाता है। तो ये पहला है आपको इसका फुल फॉर्म। और दूसरा जो सवाल जो मेरे एग्जाम में आया था वो था, बैंक कैन टेक पोजीशन ऑफ द secured assets of the borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale of realizing the secured asset, or bank can also take over the management of the business of the borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset अंडर विच सेक्शन ऑफ सरफेसी एक्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बैंक जो है, जो भी बिजनेस या जो बोरोवर का बिजनेस है उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है, इंक्लूडिंग राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज या असाइनमेंट। ये किस सेक्शन के तहत होता है? सरफेसी एक्ट के। ओके, तो सवाल को एक बार और रिपीट कर दीजिए हिंदी में हमारे साथियों के लिए। जी, जो बैंक है वो बोरोवर के बिजनेस के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकता है, ठीक है, ओके, जिसके अंतर्गत राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज आएगा, और उसका असाइनमेंट या उसको सेल करके रियलाइज कर सकता है सिक्योर्ड एसेट। तो ये कौन से सेक्शन के तहत होता है? सरफेसी एक्ट के। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और हायर स्किल में 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 के लिए ये सवाल जो पूछे जाते हैं। और सरफेसी एक्ट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर सवाल, जैसे कि उषा जी ने कहा कि ये गारंटीड है, ये पोर्शन इसमें आता ही आता है। और डिफरेंट टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, स्टेज वाइज स्केल वाइज सवाल आते हैं। तो सरफेसी एक्ट एक ब्रह्मास्त्र है और बैंकों को एक स्पेशल पावर दिया गया है कि वो उनके जो सिक्योर्ड एसेट्स हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं, उनके मैनेजमेंट को जो है उनको टेक ओवर कर सकते हैं,
उनको लीज पे दे सकते हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनको कब्जा करके, उनको पजेस करके, उसका फिजिकल पोजीशन लेके, उसको रिजर्व प्राइस फिक्स करके उसको सेल भी कर सकते हैं अपने डेट की वसूली के लिए। तो सवाल सीधा है, ऐसे कौन सा सेक्शन है जिसके तहत वो उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं, लीज पे उसको जो है उसको अपने हैंडओवर में ले सकते हैं, ये पूछा सवाल। तो हमारे साथियों का अंडर सेक्शन 13(2) आप सरफेसी एक्ट, किसी साथी ने 13(4) बताया, किसी साथी ने सेक्शन 15 बताया, कौशल कुमार ने 13(4) बताया। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप इसका जवाब भी दे दीजिए उषा मैडम। जी सर, कौशल कुमार जी ने बिल्कुल सही बताया है कि अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ सरफेसी एक्ट, ये जो है आप जो मैंने सवाल पूछा कि मैनेजमेंट टेक ओवर करने का जो राइट है बैंक को, इसके तहत दिया जाता है। जी बहुत बढ़िया। सरफेसी एक्ट में क्या होता है, बैंकों को एक स्पेशल पावर, ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है जो अचूक निशाना है, ये फेल नहीं हो सकता। तो जब भी जहां भी सिक्योर्ड एसेट सिक्योरिटी के तौर पर रखे हुए हैं, वहां पर जब एनपीए हो जाता है तो सबसे पहले डिमांड नोटिस जारी करते हैं, जिसको 13(2) बोलते हैं। डिमांड नोटिस ऐसा होता है कि ग्राहक को सूचना दी जाती है कि हम आपके खिलाफ सरफेसी एक्शन लगाने जा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, सावधान हो जाइए। 60 दिन का समय है, 60 दिन के अंदर आप जो है सारे ड्यूज जो हमारे पे कर दीजिए, वरना हम ब्रह्मास्त्र जो है यहाँ से चला देंगे। डिमांड नोटिस ये होता है। और इस बीच अगर वो उसका कुछ छोटा मोटा तीर आता है, छोटा मोटा तीर आता है, अग्नि अस्त्र, पानी अस्त्र भेजता है, तो उसका जवाब हमको तुरंत देना होता है, जिसको रिप्लाई जो है 15 दिनों के अंदर देना होता है। अब ये जो सरफेसी एक्ट है, ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट यहाँ हम निर्णय लेते हैं, मतलब हमारे पास एक पावर आ जाता है, एक जबरदस्त पावर आ जाता है कि हम उसको कब्जा कर सकते हैं। तो जब 60 दिन के बाद अगर हमारे जो ड्यूज नहीं पे किया गया, तब उस पर जो है हम पजेशन के लिए जाते हैं। तो उसी 13(4) को जो है पजेशन नोटिस जो है वो बोलते हैं। या तो उसको पजेस कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, सिंबॉलिक पजेशन, फिजिकल पजेशन, या उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर देंगे, उसके लीज को ले लेंगे। तो ये तमाम कार्रवाई जो है अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 के तहत किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल आपने पूछा। तो ये इसका सही उत्तर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशंस में जितने भी सारे सवाल हम साथियों के भी साझा कर रहे हैं, अगर वो नोट करेंगे तो आप देखिएगा उनका 30 क्वेश्चंस तो यहाँ इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि 3 साथी हैं, 3 होनहार साथी, डायमंड साथी, और ये 30 सवाल लेके आए हैं अपने खजाने से। तो अगला सवाल विश्वजीत जी, आपके खजाने से कौन सा सवाल आपके यहाँ से? तो 3 सवाल आप लगातार सिलसिलेवार जो है आप 3 सवाल साझा कर दीजिए। अब मैं सर शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अगर जो लोग अपडेट है वही वो उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो अपडेटेड नहीं है वो उसका आंसर गलत होगा। तो फिर इंटरेस्टिंग कैसा हुआ? क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग तो फिर सबके लिए होना चाहिए। फिर तो टफ सवाल लेके आए होगे आप। नहीं ना, चलिए। वो इसलिए मैं वो अपडेट अपडेट खुद को करना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। जो क्वेश्चन है, बैंक जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करता है प्रॉपर्टी के ऊपर, और उसके बाद रजिस्टर्ड चार्ज करना पड़ता है सरसाई के साथ, तो वो कितने दिनों में करना चाहिए बैंकों को? बैंक जो सिक्योरिटी क्रिएट करता है, आरओसी में बोल रहे हैं ना कंपनी के लिए, तो उसका यस चार्ज सर। क्रिएट कितने दिनों में करना चाहिए, ये सवाल है क्या? यस सर। जी, हमारे साथी जवाब दे रहे हैं 30 डेज, कोई साथी विदिन 4 मंथ्स, विदिन 30 डेज, अरविंद जी विदिन 30 डेज। तो इसका जवाब दे दीजिए आप। नो लिमिट, इमीडिएटली, नो डेज रिस्ट्रिक्शन। उज्ज्वला जी 4 मंथ। बताइए आपका जवाब, जवाब बता दीजिए इस सवाल का। अगर पहले तो ये 30 डेज का था, लेकिन वो जो रिवाइज होकर अभी इसके लिए कोई लिमिट नहीं है ऐसा कोई। अभी बैंक की वो जो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, जो पहले क्रिएट करेगा उसका ही पहले आएगा, तो उसके अभी वो हिसाब से रिस्ट्रिक्शन होता हटा दिया है। अभी है। तो दैट मीन्स आप इमीडिएटली करना होगा। इमीडिएटली नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो पहले रजिस्टर किया उसका चार्ज पहले हो जाएगा, है ना? तो ये अच्छा सवाल है। अभी जो है यस सर। इमीडिएटली है, मतलब आपने दिया तो चार्ज क्रिएट करना है इमीडिएटली, अदरवाइज जो पहले चार्ज क्रिएट करेगा उसी का जो है वो चार्ज पहले क्रिएट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल विश्वजीत जी। सर जो नेक्स्ट सवाल है वो जो मेरा लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो वो क्वेश्चन था
जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो जिसके पास कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है कोई भी कंट्री में, कोई भी स्टेट में, उस बैंक को क्या कहा जाता है? उसी टाइप बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी कंट्री में फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, फिजिकली कोई प्रेजेंस नहीं होता है और एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अच्छा, जो वो साथियों का जवाब आ रहा है सेल बैंक। ऐश्वर्या, गौरव जी का आ रहा है सेल बैंक, लोकेश जी का आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है सेल बैंक। इसका जवाब भी दे दीजिए। हाँ सर, करेक्ट आंसर है, शेल बैंक होता है, इसको शेल बैंक चलिए, बोलते बहुत हैं। बढ़िया। अगला सवाल साझा करिए हमारे साथियों से फटाफट। सर नेक्स्ट सवाल है, उषा मैडम ने जो सर्विस एक्ट से जो इम्पोर्टेंट बोला है, तो उसके हिसाब से मैं एक सवाल मेरे पास भी है। वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन है एक्चुअली। एक लोन अमाउंट है 40 लाख का और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2.5 लाख। तो क्या इस अकाउंट में सर्विस एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? अगर होगा, मतलब अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सैंक्शन लिमिट उसको 40 लाख का दिए थे और अभी हाँ, वर्तमान में हाँ, आउटस्टैंडिंग 2 लाख है, 2.5 लाख। 2.5 लैक्स है। और उसमें सिक्योर्ड एसेट है, मतलब मॉर्गेज वगैरह सिक्योरिटी पे तौर पे रखा गया है। तो वेदर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल और नॉट, यही सवाल है। तो हमारे साथी कह रहे यस हैं सर। नहीं होगा, क्योंकि 80% से ज़्यादा जो है उन्होंने पे कर दिया। 10% से ज़्यादा होना चाहिए, या 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ये borrower पेड 80%, देन इज नॉट, एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, सरफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। हिरन्ना कोनाली जी ने कहा कि अगर borrower ऑलरेडी पेड 80%, सो द सरफेसी एक्ट कैन नॉट बी इनिशिएट। इसका उत्तर दे दीजिए विश्वजीत जी। हाँ सर, नॉट एप्लीकेबल सर, क्योंकि 80% पटा दिया है कस्टमर ने ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सवाल में। जो है थोड़ा हायर स्केल के लिए 2 to 3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे 0 to 1 में भी एक सवाल ज्यादातर रिपीट करता है इससे जुड़ा हुआ, कि सरफेसी एक्शन जो है इनिशिएट किया जा सकता है अगर आउटस्टैंडिंग कितना हो। तो आउटस्टैंडिंग कितना हो, तो हमारे कई साथी गलती करके आ जाते हैं, 1 मोर लाख लिख देते हैं। 1 लाख से ज्यादा होगा, है ना, मोर देन 1 लाख अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो सरफेसी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। और अगर जो सैंक्शन किया गया उससे 80% पे कर दिया है, तो फिर सरफेसी एक्शन जो है लागू नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं सीधे जय नकोटी साहब के पास। जय नकोटी साहब, आप और कौन से 3 सवाल हमारे साथियों के बीच साझा करना चाहते हैं जो आने वाले दिसंबर माह में इंपॉर्टेंट होंगे उनके प्रमोशन एग्जाम के लिए? सर मेरे तो मैक्सिमम वही क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, जो इस बार मेरे इसमें भी है। मैंने सारे वही क्वेश्चन नोट किए हैं जो मेरे पास आए हैं। इसी केस में अगला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि गार्निशी ऑर्डर प्राप्त हुआ है और उसमें अमाउंट का जिक्र नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? हाँ, ये सवाल तो बहुत बढ़िया है। आपने पूछा कि अगर बैंक में गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त हुआ और उसमें अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया, तो उस केस में बैंक की कार्रवाई क्या होगी? तो गार्नेसी ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो कोर्ट के माध्यम से जारी किया जाता है। अगर किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को कोर्ट में क्लेम किया जाता है और उससे जो है कोर्ट में गार्नेसी ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसमें गार्नेसी का मतलब बैंक होता है, और बैंक को ऑर्डर जो जारी किया जाता है उसको ऑर्डर नेसी कहा जाता है। और जब बैंक में गार्नेसी ऑर्डर जारी किया जाता है तो दोनों का संबंध भी बदल जाता है, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट के केस में बैंक जो है वो डेटर हो जाता है और कस्टमर क्रेडिटर। लेकिन जहाँ गार्नेसी ऑर्डर आता है तो वहाँ जो कस्टमर है वो जजमेंट डेटर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त हुआ और उसमें राशि का जिक्र नहीं है, तो क्या होगा, ये कहना है आपका। तो हमारे साथियों ने लिखा टोटल अमाउंट, इंटायर अमाउंट, बैंक विल अटैच टोटल क्रेडिट बैलेंस। तो ये पूछा गया है, तो आपका जवाब बता दीजिए। फुल अमाउंट टू बी अटैच्ड। ओके, तो कहने का तात्पर्य नकोटी साहब ने कहा कि द इंटायर अमाउंट विल बी अटैच्ड, मतलब जिस समय गार्नेसी ऑर्डर रिसीव्ड होता है और उस जिसके नाम से गार्नेसी ऑर्डर जारी किया जाता है
उसके खाते में उस समय तक जो बैलेंस है अवेलेबल बैलेंस पे गारंटी ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें चेक कलेक्शन के लिए गया हुआ है, अगर कोई उसके बाद राशि जमा होती है तो उस पर गारंटी ऑर्डर नहीं लगेगा, उस समय अवेलेबल इंटायर अमाउंट पे गारंटी ऑर्डर लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल। सर अगला सवाल है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया है, लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी है, किस वैल्यू पे दिया जाता है? अच्छा, हाँ, ये भी काफी पॉपुलर सवाल है कि जो एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं वो उसमें कौन से वैल्यू को जो है उसको बेस माना जाता है। और हमारे तमाम साथी फटाफट आंसर दे रहे हैं, सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू एक ऐसी राशि है जिस वक्त लोन सैंक्शन होता रहता है उसी समय अगर एलआईसी पॉलिसी को डिस्चार्ज किया जाए तो जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है जय नकोटी जी। अगला सवाल। सर अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, केवाईसी से लेके है। यदि कोई मीडियम रिस्क कस्टमर है तो उसका केवाईसी कितने सालों में की जाती है? अच्छा, ये तो केवाईसी भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्रमोशन एग्जाम को, कि अगर मीडियम रिस्क में यस सर। कस्टमर है तो उसकी जो री केवाईसी है वो कितने, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सवाल है। अगर फ्रीक्वेंसी मीडियम रिस्क के लिए, और हमारे साथी सोनू जी, अखिलेश पांडे साहब 8 साल, नीरज कुमार जी 8 साल, तो सभी साथियों का फटाफट जवाब आ रहा है 8 साल। और ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा, अगर मीडियम रिस्क है तो 8 साल, हाई रिस्क है तो 2 साल, और लो रिस्क है तो 10 साल। तो इन बीच री केवाईसी करनी होती है और फिर से उसका जो है आकलन किया जाता है। एक सवाल ज्यादातर इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो रिस्क रिव्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो रिस्क रिव्यू की जो फ्रीक्वेंसी होती है बैंकों द्वारा वो 6 मंथली होती है। हाँ, 6 मंथली जो रिव्यू किया जाता है उसके आधार पर वो उनको कैटेगराइज किया जाता है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। लेकिन जो उनमें केवाईसी सबमिट की जाती है वो केवाईसी सबमिट जो है वो 2 साल में हाई रिस्क के लिए, 8 साल में मीडियम रिस्क के लिए और 10 साल में लो रिस्क के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो केवाईसी से तो हर साल क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जो मैंने पिछले जब जितने भी ये 6 महीनों में एग्जाम हुए हैं, आरआरबी के जितने भी एग्जाम हुए मैंने उसमें देखा ये केवाईसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि केवाईसी के घटक, 4 जो घटक हैं वो बताइए। वो लेकिन शायद वो हायर स्केल में आता है, स्केल 1 to 2, 2 to 3। चलो बहुत बढ़िया, तो आपके 2 सवाल हुए, एक सवाल बचा है कि 3 सवाल हो यस गए? सर, 3 हो गए। 3 हो गए। चलिए अब उषा मैडम आपके पास आते हैं, एक साथी ने निवेदन किया है। उषा मैडम आपको नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल बैंकिंग का कोई पीडीएफ हो तो प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जी हाँ, मैं निवेदन करूंगा उषा मैडम से कि अगर वो हैंड रिटन साझा करे तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग जब बैंक में काम करते हैं तो कोई चीज जो है साझा करने में थोड़ा सा आपको आपकी सोशल मीडिया पॉलिसी को जो है आप रेफर कर लीजिएगा। तो आप जब भी साझा करते हैं किसी साथी को तो हैंड रिटन नोट्स वगैरह साझा करिए, बैंक के कोई सर्कुलर वगैरह साझा ना करिए। मैं ऐसा आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि बैंक एक महान संस्था है, उनके नीति नियम होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और बैंक की सर्कुलर उठा के किसी को भी नहीं देना चाहिए, बैंक के रूल्स रेगुलेशन कहीं भी साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते हमें भी इन सभी का कर्तव्यों का पालन, हमारा कर्तव्य है इनका पालन करना। और अगर व्यक्तिगत तौर से अगर हम जो है उसको हैंड रिटन या करेंगे साझा तो अच्छा रहेगा। उस समय मैडम आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ मैं। और मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं अरेंज करके उसके नोट्स बना के मैं शेयर कर सकूं। जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ, बट अच्छा हुआ यहाँ पे अगर बात निकली गई है तो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट जरूर आप पढ़ें, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग इज द न्यू बैंकिंग स्ट्रैटेजी दैट वी आर सीइंग इन इंडिया राइट नाउ। हम लोग जो देखते हैं तो वो बहुत एक बेस बनता जा रहा है हमारे बैंकिंग का, एकदम नया दृष्टिकोण, नया सब कुछ, तो वो उससे रिलेटेड सवाल तो जरूर आएंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करूं। जी जी, हाँ, आप साझा करिए अपने 3 सवाल। जी जी सर। तो जो हमारा एग्जाम हुआ था प्रमोशन एग्जाम, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की थी वो था जो आता ही है एब्रिविएशंस एंड फुल फॉर्म्स, है ना। एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म जो रहता है ये जरूर आता है, लेकिन जो मेरा एग्जाम हुआ था
ऑलमोस्ट 4 या 5 उसमें फुल फॉर्म्स आए थे, मतलब एब्रिविएशन था, उसका फुल फॉर्म आपको बताना था। तो मैंने सारे ही नोट किए हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा पूछूं। सबसे सिंपल पूछती हूँ। जो जनरली होता है कि कई दफा जो सवाल सिंपल लगता है उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सरसाई, CERSAI, सरसाई का फुल फॉर्म। वाह, ये सवाल काफी पॉपुलर सवाल है और प्राय पिछले साल भी काफी बार पूछा गया। अगर 10 बार एग्जाम हुआ तो 3 बार सवाल पूछा गया। तो हमारे साथी जो हैं यहाँ जवाब दे देंगे सरसाई का। और वैसे साथी जो हैं जवाब देने में थोड़ा सा कमी करते हैं। कारण क्या है, हमें जवाब देना ही नहीं पड़ता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं, टिक लगाना होता है, इसलिए जवाब देने में असुविधा होती है, टाइप करने में। और साथियों का कमेंट्स भी देखा कि सर ऑप्शन रहेगा तो फटाक से टिक लगा देंगे। तो जी हाँ, हमें पूरा भरोसा है। ऑप्शन भी सर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि ऑप्शन भी आपको जरूरी नहीं है बिल्कुल सिंपल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा दिया हो, है ना। थोड़े शब्द जब चारों एक तरह के रहेंगे और थोड़ा शब्द जब आगे पीछे और हेर फेर होता है ना, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप इस बात को मानेंगे जब आप वहां बैठ के जब परीक्षा देंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो बेहतर अगर आप एक बार लिख लेंगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगा और वो आपको काफी मदद करेगा परीक्षा में तो आपकी। एक साथी का जवाब आया है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, सत्यम जी। उन्होंने लिखा है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अभिषेक शर्मा जी का भी जवाब आया है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब आप जवाब बता दीजिए उषा मैडम। बिल्कुल सही है सर, द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सरसाई। और इसके जब साथ ही मैं हाँ, तीन मैं चार आपकी बात आपको से और सहमत हूँ कि वहाँ एग्जाम में ये सारे ऑप्शन सही लगते हैं, चारों के चारों सही लगेंगे। अगर ऑप्शन 4 रहेंगे ना तो आप सही, कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके साथ ही मैं जो एग्जाम में 4 और जो एब्रिविएशंस आए थे वो भी मैं सबको नोट करवाना चाहूंगी। हाँ, करवा दीजिए। एक जी, FATF, FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है NCLT, ये आप सभी जानते ही होंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। थर्ड है NPCI, आप टाइप भी कर देंगे साथ में तो पता चल जाएगा कि सबकी तैयारी है। NPCI, हाँ, ये इसका बहुत ही बोलबाला है अभी, एनपीसीआई का, डिजिटल पेमेंट, है ना, पेमेंट बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, नेशनल नेशनल पे पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो फुल फॉर्म है और वाकई चौथा एक, जो आया था, हाँ बता दीजिए। जी जी सर, जी सर, बिल्कुल आप मैं ये बोलिए कह सर। रहा था कि जो ये एब्रीवेशन है, अगर नेशनलाइज बैंक की बात करें तो कम से कम 5 एब्रीवेशन आ रहे हैं, और जो ग्रामीणा बैंक की बात करें तो कम से कम 3 एब्रीवेशन आ रहे हैं फुल फॉर्म। तो आप सोचिए कि कितना मतलब महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म आ गया बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए। और उसमें ज्यादातर देखा जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ या डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। आप मेरी बात से सहमत हैं उषा जी? जी सर, जी सर, ज्यादा अगर 5 है तो कम से कम 2 से 3 तो डिजिटल टर्मिनोलॉजी की तरफ ज्यादा रहता है। जी, साझा कर दीजिए, और एक साझा करने वाले थे। नेक्स्ट है ECNOS, 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 जी इग्नोस, इग्नोस जी है सर, सब, ECNOS। ये जी सर, ये आपका LCBG से रिलेटेड भी काफी सारे सवाल आते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंपोर्ट क्रेडिट जो है ऊपर भी काफी सवाल आए थे। तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ओके, मिक्स रहेगा लेवल्स आपका, कुछ बिल्कुल आसान सा रहेगा, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। और खैर LCBG के सवाल में मैं जरूर आऊंगी क्योंकि काफी क्वेश्चंस LCBG से रिलेटेड और एक्सपोर्ट क्रेडिट से भी पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया उषा जी। 3 सवाल हो गए आपके कि
सर ये मैंने फुल फॉर्म वाला पूछा था। अभी नेक्स्ट एक सवाल छोटा मैं पूछती हूँ जो सरफेसी एक्ट से रिलेटेड ही है। मतलब ये आपका एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए से रिलेटेड है। बहुत बेसिक है, बट क्वेश्चन ये है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ, कौन से केस में लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हम नहीं कर सकते हैं? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस? हाँ, सवाल अच्छा है। रिस्ट्रक्चरिंग जो है किस लोन में नहीं कर सकते हैं? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। हमारे साथियों का जवाब आ रहा है लॉस, 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 टोटल लॉस। जवाब बता दीजिए उषा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सर सबका। लॉस अकाउंट्स का रिस्ट्रक्चरिंग हम नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते। बहुत बढ़िया। और एक सवाल साझा कर दीजिए, फिर 3 सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट जो है आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सभी बैंकों पे लागू होते हैं उसके बारे में, और एब्रीविएशंस के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सर ने जो पीडीएफ दिया हुआ है वो बहुत बहुत हेल्पफुल है। और मेरे ख्याल से उस पीडीएफ से ही ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। मतलब 5 में से 3 से 4 तो सर के पीडीएफ से कवर हो गए। तो आप लोग जरूर उसको पढ़िएगा जो पीडीएफ सर ने एब्रीविएशंस का शेयर किया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो है आरबीआई के रेगुलेशंस एंड जो रूल्स होते हैं जो बैंक्स में एप्लीकेबल होते हैं, जो कुछ कॉमन होते हैं कुछ अलग होते हैं। तो ये सवाल है कि बैंक्स शुड रिटर्न ऑल द सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स टू mortgage property within how many days of the repayment of all dues agreed to or contracted after closure of the account। जो लोन अकाउंट के क्लोजर के कितने दिन के अंदर बैंक को सारे सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड सब कुछ रिटर्न करना होता है। ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल सवाल भी है। अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, कि अगर किसी हितग्राही ने अपने सारे जो ड्यूज हैं, अपना लोन चुकता कर दिया, तो उसकी जो सिक्योरिटी के पेपर्स हैं, टाइटल डीड्स हैं, ओरिजिनल पेपर कितने दिनों में लौटा देने चाहिए? तो हमारे साथियों का जवाब आ रहा है विद इन 15 डेज। नीतीश जी विद इन 7 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 7 डेज। नीरज जी विद इन 7 डेज, शशांक जी 7 डेज। तो मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दे दीजिए उषा जी। इसका जवाब है विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर सारे टाइटल डीड्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको रिटर्न करना होता है जैसे ही हितग्राही ने अपना लोन पूरी तरह से चुकता किया। बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छे सवाल लेके आई हैं आप, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और हौसला अफजाई किया आपने हमारे साथियों का। और ये जो सवाल आपने अभी किया है, ये पिछले साल भी 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया और इस साल भी ये सवाल पूछा गया है। अब हम चलते हैं हमारे होनहार साथी विश्वजीत दास की ओर। अगरतला चलते हैं। कैसा मौसम है अगरतला में विश्वजीत जी? बहुत ठंडी पड़ रही है, देख के तो ऐसा लग रहा है। हाँ सर, वो ठंडी है सर, ठंड है। आप भी थोड़ा ठंडिया गए हो लग रहा है, धीरे धीरे बोल रहे हो। हाँ सर, ठंडी है सर। ठंडी लग रही है? अच्छा अच्छा। चलो चलो, नहीं पहने हेलो। रहो, उतारो मत। ना हाँ। ना, तो नहीं सर, वो थोड़ा गर्मी बच्चों पैदा को करिए जरा, प्रॉब्लम नहीं है क्या? कुछ सवाल साझा करिए, तो हमारे साथी जो हैं गर्मी का महसूस करेंगे। हम्म तो 10 सर सवालों में से कितने सवाल साउंड बाकी मेरा, हैं आपके पास? सर आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है विश्वजीत जी। मैं कह रहा हूँ कि आपने अभी तक 7 सवाल साझा किए हैं ना? हाँ सर, इतने ही। हाँ, 3 सवाल और बचे हैं। तो आप 2 सवाल फटाफट साझा कर दीजिए, 2 सवाल। अच्छा सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम पे भी आया था लास्ट। जो हाँ। मैक्सिमम लिमिट है, कितना लोन लिमिट है एनआरएलएम के, डे एनआरएलएम के, जो कोलेटरल फ्री होगा? अच्छा, ये तो बड़ा लेटेस्ट सवाल है जी, कि कोलेटरल फ्री लोन फॉर डे एनआरएलएम, दीनदयाल अंत्योदय योजना की कितने रुपए तक के लोन में कोलेटरल फ्री रहेगा? तो हमारे साथियों का फटाफट जवाब है। शैलेंद्र नारायण जी 20 लाख, रितेश जी 20 लाख, सतीश जी 20 लाख। सब 20 लाख पे सहमत हैं? बहुमत है 20 लाख का, तो उत्तर मान लिया जाए इसको। यस सर, लॉक किया जाए। अच्छा, तो सत्यम जी हैं, वो बोल रहे हैं आइए गुजरात। तो आइए गुजरात कुछ दिन गुजारिए बोल रहे हैं। जरूर गुजारेंगे, थोड़ा रिजल्ट वगैरह अच्छा आ जाता है, अभी सब लोग पास हो जाएं फिर जरूर आएंगे, है ना? अगला सवाल साझा करिए विश्वजीत जी।
सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, मैक्सिमम सब्सिडी कितना है जो पीएमईजीपी जो 2 है 2.0 है, उसमें मैक्सिमम सब्सिडी कितना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए मैक्सिमम सब्सिडी विल बी फॉर पीएमईजीपी सेकंड 2.0। लोन। पीएमईजीपी सेकंड लोन पूछा गया है ना? यस सर, कितना परसेंटेज कितना है? परसेंटेज कितना है ये पूछा गया है। तो हमारे 44%, 35%, रितेश जी 20%, मोहित जी 20%, मोनू जी 44%, मिला जुला है। और 44% ये सब पहले पीएमईजीपी के हिसाब से बता रहे हैं लग रहा है ना? पीएमईजीपी फर्स्ट लोन के हिसाब से सब पता, सेकंड तक पहुंचे नहीं अभी। उसका उत्तर दे दीजिए सर ये 20% है नॉर्थ हाँ, ईस्ट के लिए, और जनरल के लिए 10% है। बहुत बढ़िया। तो इसमें सेकंड पीएमईजीपी लोन है। हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा कि जो पहले पीएमईजीपी लोन को समय पर अगर चुकता कर दिया है, या जो मुद्रा लोन है सही समय पर चुका दिया गया विद इन जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर, तो ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए उनको सेकंड पीएमईजीपी लोन दिया जाता है। और उसमें भी कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, और एक बड़ी राशि जो है कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। तो इसका जो सवाल जो है ना पूछा गया, इसका वीडियो भी मैंने भेजा था आज सेशंस में, देख लीजिएगा। अगला सवाल सर साझा उसका, करिए। अच्छा, 2 सर सवाल हो उसका, गया। अब हाँ, 2 सवाल, 1 सवाल बचा के रखिए। आपके 9 सवाल हो गए है ना विश्वजीत जी? हाँ सर। सर मैं ठीक। थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हाँ उसमें क्या है, जो पीएमईजीपी 2 का है, जो जो लिमिट है वो लोन अमाउंट है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ है, और सर्विस सेक्टर में 25 लाख है। यस, बहुत बढ़िया। और सर और एक है, मैं एब्रिविएशन के 2 एब्रिविएशन में शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक लेटेस्ट होगा, शायद अभी लेटेस्ट है, वो है PIDF का फुल फॉर्म क्या है? PIDF, वो एक मैंने रिसेंटली। PIDF। हाँ सर। PIDF, हाँ ये लेटेस्ट है, काफी लेटेस्ट है। PIDF का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आ सकता है, सही बात है। तो हमारे साथी हाँ जरा सर टाइप ये, करके बता दें PIDF का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जवाब बता दीजिए विश्वजीत जी फटाफट। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पेमेंट फंड। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। हाँ, ये एक ऐसा फंड आरबीआई ने क्रिएट किया है जहां पर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होंगे, उनमें जो पेमेंट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तय करने के लिए जो वेंडर्स हैं, जो मर्चेंट हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स हो बराबर, उनके लिए उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो, उनको मशीन स्थापित करने के लिए सपोर्ट हो, उसके लिए डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है। 500 करोड़ से शुरुआत की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। बहुत अच्छा सवाल है। अब चलते हैं सीधे जय नकोटी साहब के पास। जय नकोटी साहब, 2 सवाल जो आपको और इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो साझा कर दीजिए, फिर अंतिम कड़ी में हम एक सवाल, फाइनल सवाल लेंगे आपसे। ठीक है सर। सर मेरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पढ़ो प्रदेश स्कीम है उसमें जो फैमिली इनकम का जो क्राइटेरिया है वो कितना है और मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है? अच्छा, तो ये सवाल है कि पढ़ो प्रदेश जो है, पढ़ो प्रदेश योजना के तहत अगर कोई हितग्राही जो उसको लाभ मिलेगा, जो इंटायर मोरेटोरियम पीरियड है स्टडी का, उसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो माफ कर दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, इंटरेस्ट सब्सिडी। तो उसमें फैमिली इनकम जो है, पेरेंटल इनकम जो है वो कितना, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसकी सीलिंग कितनी है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सवाल पूछा है। तो हमारे मैक्सिमम लोन साथ 6 अमाउंट। लाख, 4.5 लाख और मैक्सिमम 20 लाख है। मैं तो एक 6.5 लाख बता रहे हैं, 6 लाख बता रहे हैं। तो ये पढ़ो प्रदेश एक ऐसी योजना है जहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं, होनहार हैं, जो मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, तो उनको मैक्सिमम जो 20 लाख के जो लोन होंगे, और उनकी जो पेरेंटल इनकम होगी 6 लाख, तो वो उनको इस योजना में लाभ मिलेगा। और इस योजना का लाभ क्या है, जो इंटायर स्टडी पीरियड उनका मोरेटोरियम पीरियड है, उसमें उनको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो रहती है, इंटरेस्ट जो है उनको 0 हो जाता है, वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है ना? सही बोल रहा हूँ? मेरी बात से सहमत हैं आप? यस सर। यस सर। जी, अगला सवाल साझा कीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डेथ क्लेम शुड बी सेटल्ड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स? अच्छा, ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है
कि अगर किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है और उसके जो दावेदार हैं, उनके क्लेमेंट हैं, अगर पूरे दस्तावेज दे देते हैं बैंक में, तो कितने दिनों के अंदर उनका निपटारा, दावा का जो भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो उसमें उनमें जो क्लेम फॉर्म और उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र और क्लेमेंट के जो केवाईसी और सारे दस्तावेज जो है अगर सबमिट कर दिए जाते हैं, तो कई साथियों का आ रहा है 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, अगर नॉमिनेशन है तो 15 डेज, विदाउट नॉमिनेशन 30 डेज। तो ये आ रहे हैं, आप जवाब बता दीजिए जय नगोटी साहब। सर विद इन 15 डेज शुड बी कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, अभी सेटल हो जो जाना जितने चाहिए। सवाल पूछे गए हैं वो ज्यादातर यही पूछे गए हैं, कॉमन सवाल, कि डेथ क्लेम शुड बी सेटल विद इन हाउ मेनी डेज। तो विद इन 15 डेज लगा दीजिएगा। और अगर केस बस देगा नॉमिनेशन विदाउट नॉमिनेशन, तो वो हायर स्केल में पूछा जाता है, उसके लिए अलग है, लेकिन सीधे सवाल पूछा जाता है तो विद इन 15 डेज। तो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं उषा जी के पास एक बार फिर से। तो उषा जी, आप दोनों जो है बहुत बढ़िया, तीनों जो है बहुत बढ़िया सवाल लेके आए हैं आज हमारे साथियों के लिए। तो आप ऐसे कौन से 2 महत्वपूर्ण सवाल अगले कड़ी में साझा करना चाहते हैं हमारे साथियों के बीच? जी सर, अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, ये भी कई मर्तबा पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, और इसका बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि कई दफा हम लोगों को कानूनी कार्यवाही वगैरह करने के समय इसका ध्यान रखना होता है। वो है लिमिटेशन पीरियड। जो अलग अलग जगह पे लिमिटेशन पीरियड्स लगते हैं, वो आप जरूर पढ़िएगा। जो सवाल मेरे परीक्षा में आया था वो था, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ अ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? हाँ, ये सवाल काफी है कि मॉर्टगेज का लिमिटेशन पीरियड कितने साल का होगा। और लिमिटेशन पीरियड एक ऐसी अवधि है जहां पर बैंक अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए जो उधार ग्रहीता है उसके विरुद्ध जो है सूट फाइल कर सकता है। सिविल जो कोर्ट में या कहीं भी जो है सूट फाइल कर सकता है। ये जो पीरियड है, जो लीगल पीरियड है, जहां पर हम दावा दायर कर सकते हैं। होता है ना कि हम देंगे लोन और लोन की वसूली करेगा कोर्ट, तो कोर्ट वसूली करता है बैंक के लिए, तो हम हमारे साथ अन्याय हुआ ना, इंसान कोर्ट क्यों जाता है ना उषा जी, आप सहमत होंगे मेरी बात से। इंसान कोर्ट इसलिए जाता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। बताइए, हमने टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उनको पैसा दिया और वो हमारा पैसा नहीं चुकता किया, तो हम न्याय की मांग गुहार करने के लिए कोर्ट में गए। तो कोर्ट में तभी जा पाएंगे जब वो हमारा वैलिडिटी पीरियड, लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिडिटी पीरियड हो, उसका जो डॉक्यूमेंट का जो लीगल जो उसका पीरियड होता है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड, वो लिमिटेशन पीरियड एक्टिव हो, तभी हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो लोन हम देंगे और लोन की वसूली करेगा कोर्ट। तब वो कोर्ट वसूली करता है, उसको आदेश जारी करता है कि पैसा पे कर दीजिए, नहीं तो हम रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करेंगे। और फिर वो लॉ के हिसाब से चाहे एसडीएम कलेक्टर को आदेश देता है, उसकी कुर्की की जाती है, उसको सारे चीजें जो की जाती हैं और उसका जो है हमारे बैंक की वसूली होती है। तो हमारे साथियों ने जवाब दिया 12 साल, 12 साल, 12 साल फ्रॉम द डेट ऑफ मनी बिकम ड्यू। तो सतीश कुमार जी ने ये जवाब दिया। आप इसका उत्तर बता दीजिए उषा जी, मुस्कुराते हुए। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये पता चलता है कि सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही जवाब है सर, 12 साल एकदम सही जवाब है। हाँ, तो आपको शानदार शानदार हमारे साथी है ना, बेहतरीन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है ना। बिल्कुल 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 सर। चलिए सर तो अगला आप। सवाल मैं पूछना चाहूंगी, ये है बैंकिंग हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप सब जानते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैलेंस शीट को एक बार जरूर उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटी चीजें जो है बेसिक्स एटलीस्ट आप पढ़िएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस शीट की, वो होती है एसेट और लायबिलिटीज। तो एसेट और लायबिलिटीज की डेफिनेशन के साथ साथ उसके टाइप्स को जरूर एक नजर आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो बेसिक सवाल पूछ जाते हैं। जैसे कि जो मेरे परीक्षा में 2 सवाल आए थे बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड, मैं आपसे पूछती हूँ जो सवाल है, which of the given options is not an intangible asset? अप्रत्यक्ष संपत्ति इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है? आपके ऑप्शंस है गुडविल, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट्स एंड पेटेंट। सवाल ठीक से सुनिएगा लोकेंद्र जी, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है? ठीक है, गुडविल, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट। हाँ, सवाल अच्छा है और ये प्राय सभी एग्जाम में आता है। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सवाल पूछा जाता है कि इंटेंजिबल एसेट्स जो है
वो कौन सा है। एक सवाल जो है ज्यादा पॉपुलर पूछता है, गुडविल जो है कौन से एसेट में आता है, सीधा सवाल पूछता है गुडविल जो है कौन से एसेट में आता है। तो हमारे साथी जो है सब उसको सीख गए हैं, याद कर लिए हैं, इंटेंजिबल एसेट में टिक लगा देते हैं। लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग सा है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो दिखते तो नहीं है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपका गुडविल, तो इसमें ऑप्शन दिया है उन्होंने, गुडविल दिया है, फिर आप पेटेंट दिया है, ट्रेडमार्क का दिया है और इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमारे साथी हैं, कोई पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो काफी साथियों का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आया है, इसका उत्तर भी बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, यानी कि आपकी वो अप्रत्यक्ष संपत्ति में आता है। इसके साथ ही आप कंटिजेंट लायबिलिटी का भी डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि सेशंस कैसा लग रहा है, आप जरा कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर सेशंस आपको अच्छा लग रहा है तो थम्स अप तो कर दीजिए। कुछ साथी जवाब दे रहे हैं रेगुलर, बाकी साथी भी जो है वो कमेंट्स कर देंगे, तो हमारे जो होनहार साथियां हैं उनका भी हौसला अफजाई होगा। फेबुलस, क्योंकि हम हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करेगा, हमारी शाबाशी देगा, लेकिन उस बीच एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, हम अपनी शाबाशी नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि जब सुबह घर से निकलते हो तो अपने आप को शाबाशी देके निकलिए। शाबाश, शाबाश उषा जी, शाबाश विश्वजीत, शाबाश अपना जय नकोटी, अपने आप को शाबाशी देके निकलिए, है ना। क्योंकि हम पूरा प्रतीक्षा करते रहते हैं कोई शाबाशी देगा, लेकिन कोई नहीं देता है, क्योंकि हम अपने आप को भी शाबाशी नहीं दे रहे होते हैं। तो हमारे जो तमाम होनहार साथी 40-50 साथी जुड़े हुए हैं, उनसे ये आग्रह रहेगा। लाजवाब, बहुत बढ़िया, फेबुलस, वाह, ये हुई ना बात। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना उषा जी, आप सहमत होंगे कि ये हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सेल को जनरेट कर देते हैं। अभी देखिए, टू इंटरेस्टिंग, नॉलेज शेयरिंग, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे शरीर के अंदर जिन सवालों को, रियली वेरी वेरी इंटरेक्टिव सेशंस टुडे इज गोइंग ऑन, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच, वेल डन बाय 3 रिप्रेजेंटेटिव्स who have shared their experience। बहुत बढ़िया। तो ये सवाल ऐसे होते हैं, ये जो आपके जवाब हैं, ये जो रिस्पॉन्स है, ये इतने अच्छे होते हैं कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव सेल्स जनरेट होते हैं। और जब हमारे अंदर पॉजिटिव सेल्स जनरेट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर पाते हैं और उसको बेहतर कर पाते हैं। तो अभी अंतिम कड़ी तक ले जाते हैं अभी सेशंस को, और एक एक सवाल हमारे साथियों के बीच आप उनके तर्कस में बचा हुआ है, क्योंकि आज मैंने उन्हें 10 तीर लेके आने के लिए कहा था। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो और भी आने वाले दिनों में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग एक परिवार की भांति, एक दोस्त की भांति, एक दूसरे की मदद की भांति जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं। और होनहार साथियों को इकट्ठा करना मेरा उद्देश्य है, और सभी को सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को सफल करना हम साथी मिलकर करेंगे। तो एक एक सवाल हमारे साथियों के जो तर्कस में बचा हुआ है, और वो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा, बड़ा ध्यान से सुनिए। अब चलते हैं सीधे सीधे अगरतला। जी विश्वजीत जी, स्वागत है आज के सेशन के अंतिम सवाल के साथ। सर लास्ट सवाल क्या पूछूं सर? इजी पूछना है या पर आप? क्योंकि हेलो, आप साझा करिए, ये पूरा फ्रीडम आपको है, पूरा फ्रीडम आपको है, आप साझा करिए। आप एकदम बिल्कुल, आज जो पैनलिस्ट है ना सर कुछ साउंड आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, एक्चुअली बहुत एक तो साथी ने लिखा है कि क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट सवाल जो पूछना है वो क्या थोड़ा इजी करे या फिर थोड़ा और टफ करे? देखिए, एग्जामिनेशन तो ये लोगों की इच्छा के ऊपर नहीं चलता, वहां तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा है, उसमें इजी सवाल तो आएंगे। परसेंटेज ये रहता है 40% इजी आएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो 40% जो होंगे मीडियम रिस्क के आएंगे, और 20% हाई रिस्क के आएंगे। आप सभी सहमत होंगे। तो शुरू के जो लो रिस्क में आएंगे वो आएंगे 40%, मीडियम रिस्क आएंगे 40%, और 20% हाई रिस्क के आएंगे। तो आप हमारी जनता के चाहत पे मत जाइए,
आप एग्जाम पैटर्न ऑफ व्यू से आप अपने सवाल साझा करिए, क्योंकि सरल सवाल तो आएंगे ही आएंगे। तो सर जो मैं सवाल अभी पूछने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा बहुत जो हमारा जो साथी लोग हैं, अगर कोई एग्जाम जैसे कि जेबी से अभी देने जा रहे हैं प्रमोशन के साथ साथ, तो उसमें भी काम आएगा और प्रमोशन में भी काम आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा इजी क्वेश्चन भी छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा। जो मेरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, जैसे कि केस स्टडी, थोड़ा 2-3 लाइन का है केस स्टडी। जैसे कि कोई अगर कोई आके बोरोअर ने लोन दिया और उस लोन को वो पटाया नहीं, रीपेमेंट नहीं किया, और उसके बाद उसका जो गारंटर है और उसके गारंटर से बैंक ने रिकवरी किया, और उसके बाद जब वो एबिलिटी हो गया उसको रिपेमेंट करने की, जो बोरोअर था, तब जो गारंटर के पास जो राइट होता है, वो जो पैसा उनका रिपे किया था वो बोरोअर का बैंक को, जो उस कौन सी राइट है जो जो राइट से वो रिकवर कर सकता है वो बोरोअर। अच्छा सवाल है ये तो। इसको मीडियम रिस्क का सवाल कहा जाएगा कि अगर किसी जो हितग्राही का जो कर्ज है किसी थर्ड पार्टी द्वारा चुका दिया जाता है, तो कर्ज पटाने के बाद उस थर्ड पार्टी के पास एक अधिकार आ जाता है कि वो उस हितग्राही से पैसा वसूल सके। जो बैंक के पास अधिकार रहता है वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसे अधिकार को क्या कहा जाता है? आशीष कुमार जी राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। सुनील कुमार जी राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन, ये सब कह रहे हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो आप उत्तर बता दीजिए विश्वजीत जी। हाँ सर, राइट ऑफ सब्रोगेशन होता है ये सर। ये जो सवाल है वो लास्ट जो अभी तो जो ये एग्जाम 11 हुआ था सवाल हो जाएगा, 2020। अगले समय के लिए बचा के रखिए, है ना। तो जो परंपरा ठीक है है, सर। जो प्रथा है, हम उसको पालन ठीक है। करेंगे। आप मैं उत्साह है उसको मैं आपको जो है अप्रिशिएट करता हूँ। आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। आप पीडीएफ बना के भेज दीजिए तो मैं हमारे साथियों को भी साझा कर दूंगा, तो वो ठीक है अच्छा सर, रहेगा, थैंक बेहतर यू। रहेगा। बाकी डिस्कशन के थैंक तौर यू। पे 10 तीर लेकर आए, एक एक्स्ट्रा तीर जो है पता नहीं किसी को लग जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जय नकोटी साहब के पास। जय नकोटी साहब, आपका जो तर्कस है, तर्कस में से एक तीर जो है हमारे साथियों को जो है वो प्रेरित कर दीजिए सवालों के साथ। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक एफडीआर अकाउंट है जिसमें ए और बी ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं, और यदि बीच में एक की मृत्यु हो जाती है, तो आफ्टर मेच्योरिटी जो भुगतान है किसको मिलेगा? अच्छा, हाँ ये भी काफी पॉपुलर, साल भर ही सवाल आया है, हर महीने सवाल आता था। हर एग्जाम में आया सर ये क्वेश्चन। देखिए तो हमारे साथी तो एक 3 सेकंड भी नहीं लगाए इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्योंकि इतनी बार इस पर चर्चा हुई। अगर एक जॉइंट अकाउंट है आइदर एंड सर्वाइवर, ए एंड बी, और दोनों जो है फिक्स डिपॉजिट ओपन किए हुए हैं और किसी कारणवश एक की मृत्यु हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद पैसा जो है किसे दे दिया जाएगा? जॉइंट अकाउंट में। कहने का तात्पर्य जॉइंट अकाउंट व जो ऑपरेशन है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, तो उसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो सभी साथियों ने बी जवाब दिया है, क्या जवाब रहेगा जय नकोटी साहब, आप बता दीजिए। सर आफ्टर मेच्योरिटी बी को मिलेगी, लेकिन अगर बिफोर मेच्योरिटी होते हैं तो बी को और प्लस ए के लीगल हायर्स को। ओके। आफ्टर आफ्टर मेच्योरिटी बी को, बिफोर मेच्योरिटी अगर पेमेंट करनी हो तो बी प्लस लीगल हायर्स ऑफ ए। हाँ अच्छा जवाब दिया आपने कि अगर मैच्योर्ड हो गया तो जो सर्वाइवर बचा है उसको पैसा दे देंगे और बैंक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा। और अगर यस सर। मैच्योरिटी से पहले भुगतान चाहिए तो जो डिसीज पर्सन के लीगल हेयर प्लस सर्वाइवर को मिला के पैसा दे दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं उषा मैडम के पास। उषा मैडम जी, आपके तीर में से, तर्कस में से जो तीर है आज के लिए जो रखा हुआ है आपने, वो हमारे साथियों को भी साझा करेंगे कृपया। जी सर, जी सर। और ये जो तीर है अब जो निकलने वाला है तरकश में से, ये बिल्कुल अर्जुन लक्ष्य की तरह लक्ष्य को साधने में जरूर आप लोगों की मदद करेगा, क्योंकि ये जो तीर है ये जरूर आपके परीक्षा में आना ही है। और वो है गवर्नमेंट स्कीम्स, जो डिपॉजिट स्कीम्स वगैरह होते हैं, बीमा स्कीम्स होते हैं। इसका एक सिंपल फंडा आप अपनाइए कि क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है, कितने से खुल सकता है, कौन कौन खोल सकता है, और कौन कौन से कंडीशन में बंद हो सकता है। बिल्कुल 4 ये चीजें आप सारे स्कीम्स के पढ़ेंगे।
तो जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझे वो पीपीएफ से रिलेटेड था कि प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट इज अलाउड, कितने समय के बाद जो है पीपीएफ अकाउंट का प्री मेच्योर क्लोजर हो सकता है। जी हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट जो अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो भारत सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या जो गवर्नमेंट के स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स हैं उन पे काफी सवाल पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा प्रमोशन का जिसमें इससे जुड़ा हुआ सवाल नहीं आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्मॉल डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट हो या सिक्योरिटी स्कीम्स हो। तो सवाल पूछा गया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर किसी कस्टमर ने वो राशि जमा की है तो वो प्रीमेच्योर पेमेंट जो विड्रॉल है तो कब पा सकते हैं, कितने साल बाद। सवाल के जवाब आ रहे हैं 1+5 years, नहीं 1+ उनका नाम है ना, वो उसका उत्तर 5 year है। और 369 ये तो कमाल के होंगे भाई, ये 369 ये फार्मूला है ना, सक्सेस फार्मूला 3, ये भी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। इसका जवाब बता दीजिए उषा जी। जी, इसका जवाब है ओनली आफ्टर 5 financial years आफ्टर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। तो अकाउंट खोलने के 5 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद जो है आप प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं पीपीएफ का। और इसी तरह से पीपीएफ के बेसिक्स जरूर पढ़िएगा कि कौन नहीं खोल सकता, किसके साथ जॉइंटली नहीं खोल सकता। जैसे हमारा आया था माइनर के साथ आप जॉइंटली नहीं खोल सकते हैं। और स्कीम्स में आपका पीपीएफ हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेवाई, ये सब ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, जैसे सर ने भी कहा कि ये आते ही है, ये बिल्कुल आपको अर्जुन लक्ष्य की तरह साधने में मदद करेंगे। तो ये टॉपिक्स आप जरूर पढ़िएगा, ये मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन रहेगा। बहुत बढ़िया उषा जी, आपने बहुत अच्छे सवाल यहाँ किए। और जो तमाम साथी हैं, जय नकोटी जी हैं, विश्वजीत जी हैं, सब लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आए। मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि इसको जरा टाइप करके मुझे दे देंगे तो मैं पीडीएफ में उसको मर्ज करके साथियों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, तो उनका जो है रिविजन हो जाएगा। अभी मैं जो यहाँ पर हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं इस सेशन में उनको एक मौका देता हूँ कि कोई भी 3 साथी हमारे इन तीनों साथियों से सवाल पूछ सकता है। और एक सवाल जो है यहाँ पर, एक सवाल जो है अनुमति दी गई है। तो नवीन जी ने लिखा है दिस टाइप ऑफ सेशन में बी डन अगेन ऑन नेक्स्ट संडे सर इफ पॉसिबल विथ मोर क्वेश्चन। सिंसियर थैंक्स टू उषा जी, नकोटी जी, दास जी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद दिया गया है, धन्यवाद दिया गया है हमारे तमाम साथियों की ओर से। तो मैं एक मौका दे रहा हूँ हमारे साथियों को कि अगर हमारे इन होनहार साथियों से बात करना चाहते हैं तो केवल एक सवाल के साथ एक साथी के साथ बात कर सकते हैं। अपना कैमरा और जो है वीडियो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। ये मंच अब आपके लिए खोल दिया गया है। और अगर कोई सवाल नहीं आता है तो हमारे साथी जो हैं 10-10, 15-15 सेकंड आपको शुभकामनाएं देंगे, उसके बाद ये सेशन समाप्त करेंगे। तो ये मंच आपके लिए खोल दिए हैं। काइंडली प्रोवाइड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल। ये लालिंग जी ऑलरेडी अवेलेबल है पीडीएफ सेक्शन में, और आप उस पर जो गो थ्रू कर लीजिए मोबाइल ऐप में। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कल मॉर्निंग में 9 बजे के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो कोई साथी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो तब तक, जब तक कोई साथी तैयार होता है तब तक मैं सवाल पूछता हूँ आप तीनों से। एक ही सवाल एक रहेगा, उत्तर आप लोगों से रहेगा। एक ऑप्शन देता हूँ कि तैयारी करने के लिए 4 चीजें हैं, उनमें से बेहतर कौन सा है, बेहतर कौन सा है। और ऑप्शन है मतलब प्रमोशन एग्जाम, क्योंकि बैंकर्स के पास सबसे बड़ी चुनौती है समय की। क्योंकि सुबह जो है 9-9:30 बजे तक बैंक जाने के बाद आप किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते, क्योंकि ऐसा सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कि आप घर आते तक आप इस तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि आपके पास कस्टमर इतने हैं, उनको एक्यूरेसी के साथ और टेट के साथ सर्विस देनी होती है। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, आपका टाइम पूरा इंगेज हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है वहां पर। तो उस चुनौती के बाद भी कम समय में हमको सफलता अर्जित करना है, अपने मंजिल के लिए जो तैयारी करनी है। तो कौन सा आयाम आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है प्रमोशन एग्जाम के लिए? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है यूट्यूब वीडियोस, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है मोबाइल ऐप पर रीडिंग,
और चौथा ऑप्शन है बुक रीडिंग। तो 4 ऑप्शन और ये सवाल तीनों के लिए है। तो तीनों से ये सवाल पूछ रहा हूं और तीनों से एक एक जवाब चाहिए, और अगर जो जवाब देंगे उसका कारण। और सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? पहला रिपीट कर दे रहा हूं तैयारी करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए। पहला यूट्यूब वीडियोस, दूसरा वेबसाइट रीडिंग, तीसरा मोबाइल ऐप, और चौथा है बुक रीडिंग या नोट्स रीडिंग। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? पहले सबसे पहले चलते हैं विश्वजीत जी के पास। विश्वजीत जी। हाँ सर, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो इसका कॉम्बिनेशन है, सभी एक करना चाहिए, क्योंकि सभी की सर्वश्रेष्ठ तो एक। करना तो सभी को है, हाँ, सर्वश्रेष्ठ की बात अच्छा, हो रही है आपकी नजर से। मतलब मेरे जो हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलते हैं ना, जेईबी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आपने तो अभी जेईबी से अभी पास किया है। ये 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है ऐसे पूछता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से सर, जैसे कि हम हमारी बैंकर के हिसाब से मैं अगर देखूं, हमारे पास तो नहीं, टाइम का बैंकर के प्रॉब्लम हिसाब है, से तो नहीं, उसकी आपके हिसाब से। हाँ। मेरे हिसाब से तो सर ऑथेंटिकेट और रिलायबल सोर्सेस ऑफ यूट्यूब, दिस इज द यूट्यूब। बेस्ट एंड इजी, इजी इजी एंड बहुत ही टाइम टाइम भी बचता है, टाइम भी सेव होता है, कम समय में उस बहुत सारी चीज एक साथ सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है बेस्ट वे, और वो भी रिलायबल और ऑथेंटिकेट यूट्यूब चैनल से होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कोई भी चैनल में उठा लेता हूँ, कोई भी पुराना जो अपडेट नहीं हुआ है, वो ही पढ़ा रहा है। वो नहीं, जो रेगुलर अपडेट करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ तो जैसे कि आपका चैनल जो होता है, वहाँ पे आप बहुत अपडेट डालते हो, जैसे कि बैंक के आपका जो अभी ट्रेंड है, बैंकिंग जो नया नया अपडेट का जो सीरीज आपने सेशन कर रहे हो, वो जी बहुत जी। ही इम्पोर्टेंट है, उसी टाइप तो का आप अगर है आपकी तो नज़र बेस्ट से है। ये इम्पोर्टेंट ये है, चारों चीजें लग चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि आपके हिसाब से एक यूट्यूब वीडियो हाँ है, सर, अगर सही रिसोर्सेस मिल जाए, सही जगह मिल जाए, यस अच्छे सर। ज्ञान वाला चैनल मिल जाए, तो फिर जैसे कि बैंकिंग ज्ञान केंद्र मिल जाए, तो कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि आप सर चीजें सीख क्योंकि जाएंगे। सर मेरा वैसे मेरा पब्लिक यहाँ पर पर्सनल, वोटिंग भी चल रही है, वहां पर भी। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लास्ट एक साल से जो मैंने जेआईबी एसआईबी किया था, चलिए। उसी दौरान तो उसके दौरान मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बोल रहा चलिए, हूँ बहुत जी। बढ़िया विश्वजीत जी। अभी हम यही सवाल हम जय नकोटी साहब के पास जाते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से मोस्ट सर अप्रोप्रिएट। ऑब्वियसली सर यूट्यूब। एक्चुअली क्या है सर, मैं तो 7 बजे बैंक से छूटता हूँ, मेरा मैं रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग हूँ अभी देहरादून में। तो 10 बजे से शाम को 6:45-7 बजे हम लोग घर आते हैं। सर उसके बाद ये मेरे लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि मैं देहरादून में अकेला रहता हूँ। तो जैसे ही आपके क्लासेस वगैरह शुरू होते थे, या आप लोग यूट्यूब में हेडफोन, खाना बनाते बनाते अगर मैंने हेडफोन लगा लिया, तो मैं उस समय आपके वो सुनता था, एमसीक्यूज वगैरह हैं, यूट्यूब चैनल है जो आपके लेक्चर हैं वो सुनता था। उससे मेरे को बहुत फायदा मिला था। और सर हुआ उसमें रिजल्ट ये आया कि जो हमारे उसमें क्वेश्चन आए थे, 40 के 40 क्वेश्चन वो थे सर जो आपने आप आपने पढ़ाए थे। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से भी यूट्यूब वीडियो जो है, ऑब्वियसली सर यूट्यूब। यूट्यूब वीडियो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बहुत ही होनहार, शानदार, बेहतरीन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड हमारे साथी उषा साहू जी के पास। आपकी बोली भाषा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बहुत ही जो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त रहता है, और आपका ज्ञान भी है। तो आप जो है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपकी नज़र से ये 4 जो चीज़ें हमने बताई है, उनमें से आपको क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट? प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद सर। मैंने सर ऐसे तो YouTube नंबर 1 होगा, लेकिन आपके मोबाइल ऐप में तीनों चीजें होती है, उसमें आपका मल्टीपल क्वेश्चंस भी रहता है, उसमें आपका वीडियोस भी सारे मिल जाते हैं बिल्कुल एक उसके, और अपडेटेड। आपको YouTube में जब जाते हैं तो हमको अपडेटेड देखना पड़ता है कि कौन सा लेटेस्ट आया है। कभी कभी हम लोग पुरानी वीडियो देख जाते हैं, वो जहन में रह गया तो एग्जाम में गड़बड़ कर देंगे। लेकिन आपका ऐप में सर वो अपडेटेड रहता है, बिल्कुल टॉप में आपका जो अपडेटेड ऐप वीडियोस होते हैं, तो वहां पे आपको वीडियोस भी मिल जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ कुछ नोट्स पढ़ना है वो भी मिल जाते हैं। तो मोबाइल ऐप मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। बाकी वही सर जो मैंने आपको बताया, सुबह 4 बजे उठ के जो नोट्स पढ़ना और ये सब करना, और जो आने जाने के समय में यूट्यूब चैनल्स, खाने समय में यूट्यूब चैनल लगा के खाना खाओ, वो सारी चीजें तो वो बहुत हेल्प करती है सर। वीडियोस जो है मतलब 1 मिनट भी जाया नहीं होने देता है आपका जो यूट्यूब वीडियोस है।
और मैं जय नकोटी सर से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सर जो आपका सेक्शन रहता है वो बहुत ही शानदार जबरदस्त रहता है, वो काफी मददगार रहता है सर। और वो वीडियोस जब हम देखते हैं तो उसमें क्या रहता है ना, हमारी आंखें और सुनने दोनों चीजें जब काम करती हैं तो वो एग्जाम में रिकॉल करना, इट गेट्स वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉल द आंसर्स, एंड वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है सर। तो मेरे ख्याल से अपडेटेड वीडियोस एंड आपका मोबाइल ऐप सर नंबर 1। हाँ, यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया, थैंक यू उषा जी। यहाँ पर मैंने पब्लिक वोटिंग भी देख रहा था, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो प्रियोरिटी आया मोबाइल ऐप। और अगर मेरी नज़र से भी देखा जाए तो मोबाइल ऐप विल बी द बेस्ट, क्योंकि यूट्यूब वीडियो से ज़रूर है कि आप हमसे जुड़ पाएं या और भी जो अच्छे हमारे जो ज्ञानवान साथी हैं उनसे जुड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि कौन सा वीडियो पुराना है। अगर आप 1 साल पहले हमारा ही वीडियो अगर रीड करेंगे तो कुछ चेंजेस आपको मिल जाएंगे। तो एक मोबाइल ऐप बहुत ही एक अच्छा संसाधन है, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में वो रखा जाए मोबाइल ऐप को। फिर उसके बाद जो है आप सेकंड यूट्यूब वीडियोस को रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। और थर्ड जो है नोट्स को रख सकते हैं। और पांचवा जो वेबसाइट, क्योंकि ट्रेंडिंग बदल गया आजकल जो है, मोबाइल ऐप जो है सबसे हैंडी है, और नए नोटिफिकेशन वगैरह को देखते हुए वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। तो जी हाँ, आप सभी साथियों ने बहुत वक्त दिया और आज हमारे साथियों का हौसला अफजाई किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम साथियों का जो ये आ रहा है, जो रिस्पांस आ रहा है, वो बिल्कुल हम लोग का हौसला अफजाई होगा। आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो समय हमने आप यहाँ पर जो साझा किया वो वेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल इन्वेस्ट हुआ। और आप लोग जो भी आप भी महसूस किए होंगे कि 10 सवाल लेके आए थे लेकिन 30 सवाल लेके जा रहे हैं, और तमाम साथी जो हैं उनका उनकी दुआएं लेके जा रहे हैं। और मेरा जो है शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपके टीम का ही जो आपके साथी हूँ, मेरे परिवार का आप हिस्सा हैं। तो अंतिम 10-10 15-15 सेकंड हमारे साथियों के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए, क्योंकि हमारे मेहनत का साथी हैं, और उनको शुभकामनाएं देंगे तो उनकी मेहनत जो है रंग लाएगी सफलता के रूप में। क्योंकि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। और जीवन के कठिन प्रश्नों का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। तो हमारे तमाम साथियों को जो प्रश्न दिसंबर माह के एग्जाम में आएंगे उनका हल जरूर मिलेगा, और आप लोगों ने इसके लिए काफ़ी मदद किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथियों को उनके एग्जाम्स के लिए जो है आप शुभकामनाएं दीजिए। सबसे पहले चलते हैं विश्वजीत के साथ, विश्वजीत जी के पास, अगरतला। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि सर जो जो लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो तो उन लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि मोबाइल के ऐप्स में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। और और एक चीज रखिए, वो पेशेंस और जो होता है माइंडसेट और डेडिकेशन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके दिमाग में यही लेके रखिए कि आपको एग्जाम में टॉप करना ही करना है। अगर ऐसा करके जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो इसी को रखते हुए आप बढ़िए आगे, आपका 100% होगा। थैंक यू सर। ओके, आपको धन्यवाद कहा है अभिषेक चौधरी जी ने। थैंक यू विश्वजीत जी फॉर योर प्रेशियस एडवाइस एंड गाइडेंस। अब चलते हैं जय नकोटी साहब के पास। जय नकोटी साहब, हमारे तमाम साथियों का हौसला अफजाई कर दीजिए, एक बढ़िया से शुभकामनाएं दे दीजिए कि वो सफलता पा जाए। जी सर, ऑल द बेस्ट उन साथियों को जिनका दिसंबर में एग्जाम है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। आप थोड़ा देख लीजिए जो पिछले जो ट्रेंडिंग क्या क्या उसमें ट्रेंडिंग जो क्या क्या उसमें आए हैं क्वेश्चन वगैरह, और जो बैंकिंग में नए नए अपडेट्स हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। जो होगा जैसे एमएसएमई की डेफिनेशन है, प्रायोरिटी सेक्टर है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक जी, यू। बहुत बहुत धन्यवाद जय नकोटी साहब। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा हमारे साथियों का हौसला अफजाई किया। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर होती है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, ये हमारे साथी ने कहा है, सत्यम झा जी ने। जय नकोटी साहब, ये लाइनें आपके ऊपर जो उन्होंने
जो समर्पित किया है। हार और जीत अपनी सोच पर निर्भर होती है, मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत। ये सत्यम झा जी गुजरात अहमदाबाद से भेज रहे हैं आपके लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से। थैंक यू सर। अब थैंक यू झा जी। इसमें अभी हम चलते हैं हमारे होनहार साथी उषा जी के पास। और उषा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर बार मैं जो सेशंस को एंड करता हूं शुभकामनाओं के साथ, तो आज मैंने आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने शब्दों के साथ, अपनी शुभकामनाओं के साथ और इसको पूरी कंक्लूजन के तौर पे पहुंचाते हुए इस सेशन को एंड कर दीजिए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। उषा जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। एक बार पुनः आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया उसके लिए एक सजेशन सबको कि अपने बैंक के एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स जरूर आप लोग पढ़ लेंगे। स्कीम कोड्स वगैरह हो गए, आपके जो सेविंग स्कीम्स हो गए, लोन स्कीम्स हो गए, इसके बारे में जरूर आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे सवाल काफी सारे आते हैं गवर्नमेंट स्कीम और इन सब के बाद में आपके बैंक के एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स बहुत। अच्छा, आपका म्यूट हो गया उषा जी, म्यूट हो गया, देखिए तो आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ओके सर, आवाज आ रही थी मेरी इससे पहले? नहीं आ रही थी, रिपीट कर दीजिए। जी जी, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आई मीन शेयर वॉट एवर जो भी हमारे पास था वो साझा करने के लिए आपका धन्यवाद सर। और सबको एक मैं सजेशन जो देना चाहूंगी जो कि जरूर आपको काम आएगा, वो ये है कि अपने बैंक के एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आप जरूर पढ़ लेंगे, उससे सवाल जरूर आते हैं। स्कीम कोड से एक बार देख लेंगे, और जो सबसे पॉपुलर या फिर सफल आपका जो एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जरूर एक बार देख के आएंगे, क्योंकि वो सवाल आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। क्योंकि बैंक आपसे अपने खुद के प्रोडक्ट्स की जानकारी मतलब आपको कितनी है ये जरूर टेस्ट करते हैं, तो वो जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल सही है। एंड जी sir, at last I would like to say that some people dream of success, some people dream of success while others wake up and work hard for it। कहने का तात्पर्य कि कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सपने देखने के साथ जाग कर उसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है और ईश्वर की दया से सब बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जाग कर आपको मेहनत करनी है, तो सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। जो टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर जिनको परेशानी हो रही है तो उनको मेरा सुझाव रहेगा कि सुबह उठकर अगर आप करेंगे तो आप कभी भी मेरे इस सुझाव को अगर मानते हैं तो पछतावा आपको कभी नहीं होगा लाइफ में। तो सुबह के समय को बहुत अच्छे से आप खुद को पॉजिटिविटी लाने के लिए, अच्छी बातें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूज कीजिए, और साथ में पढ़ने के लिए यूज कीजिए, और सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी और जय नकोटी जी और विश्वजीत दास जी आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण सवाल साझा करने के लिए। हमारे तमाम साथियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की, सकुशलता की और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। ओके, नमस्कार।